सर। ओके यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं समरी देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की थी। मेन बैच में स्टूडेंट्स दो टॉपिक्स कर चुके हैं, जर्नल एंड लेजर। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम गिनते नहीं। और अकाउंटिंग क्वेश्चन मैं अभी ट्यूसडे स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी किया नहीं है। जर्नल उनका चलता रहेगा, बाद में कर लेंगे कंटिन्यू। पर अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लें एक बार, क्योंकि जर्नल जितना होगा उतना भी इनफ है। बाकी एंड उसको ले जाएंगे हम आगे के। तब तक और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जिनके भी न्यू एडमिशन हुई है। तो अर्गुन, कृतिका, तरन, समीर के नेम से किसकी आईडी है बेटा? सर शिवानी। ओके ठीक है। शिवानी। ओके, अटेंडेंस मार्क कर देंगे आपकी। हमने लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और यहीं से हमारी वैसे अकाउंट स्टार्ट होती है। ये तो हम नोइंगली क्या करते हैं, जब आप मे में आते हो हम आपको सीधा अकाउंटिंग क्वेश्चन जर्नल ले जाते हैं, ताकि आपको पता हो कि रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, क्लासिफिकेशन कैसे होनी है। अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर यही बनते हैं, बुक कीपिंग का मीनिंग, और उसके बाद फिर बुक कीपिंग के अंदर जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल आता है। क्योंकि दो वर्ड्स है, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग। आई गेस आपको क्लियर होगा। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेस है और अकाउंटिंग वहां से क्या निकलते हैं, रिजल्ट्स के। तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमने पूरा स्टेप देख लिया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब हमने कर लिया था। कोई डाउट है किसी का? पर्पस और डिफरेंस और उसके बाद एडवांटेज, लिमिटेशंस, यहां तक किया था। और नोट ए गुड टूल फॉर मैनेजमेंट यहां तक किया था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लिमिटेशन चल रही हैं। अब नेक्स्ट है एसेट्स एट कॉस्ट। ये क्या होता है? ओके, फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। नोट ए गुड टूल फॉर मैनेजमेंट। मैंने वैसे बता दिया था कि जब हम मैनिपुलेटिंग करते हैं अकाउंट्स में, जब हम विंडो ड्रेसिंग की हेल्प लेते हैं, जब हम रियल फैक्ट्स नहीं शो करते, जैसे अगर आप मेरे से रिपोर्ट कार्ड गलत बना लेते हो, है ना, आपके मार्क्स तो आए हैं 100 में से 60, बट आपने मुझे बोला सर मेरे मार्क्स 90 कर दो, तो मैंने आपके कहने पे 90 कर दिए मान लो। अब आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छे वाला बन गया। तो अब जो मैनेजमेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, काउंसलर है, जो आपको एडवाइस करते हैं कि प्लस टू के बाद आपको क्या करना है, तो उन वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो डाटा आ रहा है, फैक्ट्स आ रहे हैं, वो रियल नहीं है। इसलिए अकाउंट्स कभी भी एक एग्जैक्ट टूल हो ही नहीं सकती कभी भी मैनेजमेंट का, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम कुछ भी शो करते हैं, जो हम चाहते हैं वो शो होता है। अगर मैं चाहता हूँ फीस ज्यादा शो हो, तो फीस ज्यादा शो हो जाएगी, तो मैं टैक्स ज्यादा पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे बैंक से लोन लेना है। अगर मुझे टैक्स बचाना है, टैक्स चोरी करना है, तो मैं अपनी इनकम को कम दिखाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अकाउंट्स के अंदर। इसलिए मैंने अच्छा, मैनेजमेंट को नहीं पता था, ओनर को पता था कि क्या हुआ है। तो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी वो तो उसी पे लेगी जो उसके सामने है। तो हो सकता है कि कई बार वो एग्जैक्ट ना हो। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग के लिए फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है? हम जब फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। तो फ्यूचर किस पे डिपेंड होता है? पास्ट पे। जैसे अगर आप बोलो सर क्या मैं 12th में टॉप करूंगा, तो आई विल आस्क क्या 10th में किया था? और सर 10th बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं। तो फिर 12th में टॉप कैसे करोगे आप? अगर या तो 10th में भी टॉप किया, आपके 99% मार्क्स आए हैं, देन आप उसको मेंटेन करने का ट्राई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट 12th में 99 मार्क्स। बट अगर आप कह रहे हो सर 79% मार्क्स आए थे, 79 वाले को 99 पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो मेहनत, यू मे बी एक्सेप्शनल, बट सामने वाला तो नहीं बोलेगा कि 80% वाला बच्चा 12th में टॉप करेगा, क्योंकि वो तो वही रहेगा। ठीक है, नया सब्जेक्ट आएगा, नॉलेज नहीं आएगी, टीचर्स नहीं आएंगे, बट आपका दिमाग तो वही रहेगा, इंटेलिजेंस तो वही रहेगी, पढ़ने की हैबिट्स वही रहेंगी। एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो कि 2 घंटे पढ़ते हो, लाइक दैट। तो आपका जो फ्यूचर है वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होता है? पास्ट के थ्रू। तो थैंक यू। तो इसलिए पास्ट के डाटा को चेक इधर आ जाओ बेटा, वैसे ही लाओगे। तो पास्ट का डाटा मतलब जब हमारा ईयर क्लोज होता है, से मान लो मेरा ईयर क्लोज हुआ
ये है तो ये थ्योरी, बट ये बहुत सॉलिड थ्योरी है, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस थोड़ा डरे होते हैं कि अभी आप नए हो, आपको सारे वर्ड समझ नहीं आते, पर जैसे से हम न्यूमेरिकल्स करते जाओगे, थ्योरी कब समझ आएगी, तब आपको न्यूमेरिकल समझ आएंगे। और न्यूमेरिकल्स तो अभी 2 ही चैप्टर्स हुए हैं, तो जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, फाइनल काउंट तक जाएंगे, +1 के एंड तक प्रॉब्लम रहेगी आपको थ्योरी में, बट जैसे ही एंड आएगा, फाइनल काउंट्स हो जाएगा आपके साथ, देन आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। फाइनल काउंट्स में हम क्या करने वाले हैं, देखो हम 31 मार्च को, जैसे अभी 2024 निकला है अभी हमारा, यहां पर हम बिजनेस के रिजल्ट्स निकालते हैं। और रिजल्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, मान लो प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट के बाद हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे बिजनेस की, एक वो होता है। पर ये है तो ये पास डाटा ना, और मैनेजमेंट यहां पे डिसीजन ले रही है किसके लिए, आने वाले साल के लिए। आने वाला साल क्या है, 24 25। जैसे आप लोग हो बेटा, आप यहाँ 10th क्लास में थे, और 10th क्लास का रिजल्ट मार्च तक का आ गया, और आपको फ्यूचर में क्या करना है, कॉमर्स। तो कॉमर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपको, तो ये फ्यूचर है, तो इसका डिसीजन किस पे बेस्ड होगा, पास्ट के ऊपर होगा। अगर पास्ट का डाटा ठीक नहीं है, तो फिर इट मींस फ्यूचर का डिसीजन भी ठीक नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपके 70% मार्क्स आए हों, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, तो कोई बोलेगा 70% मार्क्स आए हैं, हो सकता है आप कॉमर्स ना करो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है 10th में एग्जाम अच्छे ना गए हो सकता है 10th में आप बीमार हो गए थे, या 10th के सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं बना, एसएसटी में, साइंस में, मैथ्स में, तो मार्क्स कम आए। इट डजंट मीन कि कॉमर्स में नहीं बनेगा। तो इसलिए पास का डाटा देखा जरूर जाता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं है। फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टन होता है। आज +1 में आप क्या करते हो उस पर डिपेंड है, ठीक है। मैं कितना अच्छे से आपको टीच करता हूँ, आप कितना उसको फोकस करते हो। आप 10th के रिजल्ट को चेंज कर सकते हो अपने, उसके ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। इसलिए नोट गुड गुड टूल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद है एसेट एट कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है, मान लो मैंने बिजनेस में एक एसेट परचेज की 2016 में, मैंने एक लैंड परचेज की बिजनेस के लिए 10 लाख की। अब एग्जैक्टली 8 ईयर्स के बाद हम उसको उसको देख रहे हैं, उस लैंड को, उस लैंड की वैल्यू होगी मार्केट में 30 लाख। इतना इन्फ्लेशन में भी आ गया हो प्रॉपर्टी की वैल्यूज में, लेकिन हमारी बुक्स में कभी भी वो किस पे शो होगी, क्योंकि हमने 10 लाख की परचेज की है। याद करो, हमने जब उसको रिकॉर्ड किया था, तो हमने 10 लाख पे रिकॉर्ड किया था। हमने लैंड अकाउंट को कितने से डेबिट किया था, 10 लाख से। अब ये डेबिट क्रेडिट वर्ड आपको तभी पहले सिखा दी जाते हैं 2 चैप्टर्स के थ्रू, ताकि थ्योरी समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम लैंड को रिकॉर्ड करते हैं 10 लाख पे, उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। मार्केट वैल्यू रोज अप डाउन होती है, पर मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये भी तो लिमिटेशन है तो गलत। मार्केट वैल्यू को हमेशा देखना चाहिए हमें। तो बोलूंगा मैं आज कितनी लैंड का ओनर हूँ, मैं 30 लाख की लैंड का ओनर हूँ या 10 लाख की लैंड का ओनर हूँ। अगर आज वो लैंड 30 लाख की होगी, तो मेरा शेयर बढ़ गया, मेरा बिजनेस में प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा होगी, बट हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम लैंड को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंट्स की, मतलब ये एक ड्रॉबैक है अकाउंट्स का। अकाउंट्स के, अच्छा अकाउंट्स में ऐसा क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है कि बिल्डिंग को, लैंड को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया है, राइट। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा। जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं होते, तब तक यही रहेगा, और ये हमारी अकाउंट्स की एक लिमिटेशन मानी जाएगी। नॉट एग्जैक्ट का मतलब वही है, सेम, क्योंकि एस्टिमेट्स के बेस पर चलते हैं चीजें। जैसे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमें, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारी किसी वैल्यूएबल थिंग की वैल्यू कितनी कम हो रही है। मेरे पास मान लो कार 10 लाख की है, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कार कितने की, 6 लाख की। ये एस्टिमेट है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हमें कार की। तो अकाउंट्स में कुछ चीजें एस्टिमेट बेस पे ही होती हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, वही फाइनल अकाउंट्स, जहां पर हम क्या दिखाते हैं, बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो प्रॉपर से हम वहां पर शो ही नहीं कर पाते, तो फिर ट्रू पिक्चर आती ही नहीं कभी। क्योंकि उसमें या तो विंडो ड्रेसिंग है, मैनिपुलेशन है,
या फिर हमने उसको कुछ एस्टिमेट्स पे शो किया है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता ना। जैसे अब ये एसी है, बताओ कितने का है एसी, एग्जैक्ट बताओ कितने का है। मान लो मैंने परचेज किया था 60,000 का जब ये नया था। इट्स ए 2 टन एसी, मैं आपको फीचर बता दूंगा, ये 2 टन एसी है, स्प्लिट एसी है, लाइक दैट, ऐसा कुछ बता दूंगा, कितने स्टार रेटिंग है बता दूंगा। फिर आज कितने का रह गया बताओ, कितने रह गया, 40,000 का। लेकिन तुम परचेज करोगे इस पे, तो सर हो सकता है 40 का ना हो, 30 का रह गया हो, मैं ऐसे कैसे करूँ, तो मैंने वैसे ही बोल दिया था 40,000। बट जब परचेज करने की बात आएगी तो बोलो सर 20 का देना है, 10,000 का सेव करना है, आप एग्जैक्ट पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कहने के लिए ऐसी चल रहा है बढ़िया, नया जैसे तो है, क्या हो गया इसको, ठीक है यूज करते हुए हो गई मुझे 8 साल, बट ये थोड़ी खराब हो गया वो। बट अब 60 का तो नहीं रहा, अब 40 का शायद वो लेगा ही नहीं, लगाओ इसको 40,000 का बिकेगा नहीं, मानने वाला बोलेगा 10,000 का, तुम बोलो नहीं 30,000 का, रेट तो कुछ बना नहीं ना। कौन बताएगा ये कितने का एग्जैक्ट, कोई नहीं बता सकता, देयर इज नो वन जो बता सके एसी कितने का है, क्योंकि इसकी कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं ऐसी। ये तो बेचने और खरीदने वाले की बार्गेनिंग पे है। हम बेच तो देंगे ओल्ड एसी, 30,000 का लगाएंगे, 20 का बेच देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता। तो हमारी अकाउंट्स एस्टिमेट्स पे ज़्यादा चलती है, जहां पर वैल्यूएशंस की बात आती है कि ईयर के एंड पे जो स्टॉक पड़ा है वो कितने का है, फर्नीचर कितने का है, लाइक दैट। और सबसे एक और मेन बात है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये सारे पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम फाइनल काउंट्स करते हैं, जब हम ईयर के एंड पे पहुंचते हैं, तो हमें हमें ये पता होता है कि जो ईयर खत्म हो गया उस ईयर का प्रॉफिट कितना है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट। मान लो प्रॉफिट आ गया 3 लाख का, क्या आप कुछ चेंज हो सकता है इसके अंदर। जैसे आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है, ये बताओ 10th का रिजल्ट कब आया, 10th में थे तब या 10th खत्म होने के बाद। तो ये आपके लिए हिस्टोरिकल डाटा है या प्रेजेंट डाटा है। अब आपको लगेगा नहीं सर 78% मार्क्स तो अच्छे लगे मुझे मुझे इसको बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो, 10th तो खत्म होगी। फिर कोई आपको तब क्यों नहीं बताता कि आप 78 पे स्टैंड कर रहे हो, फिर आप और मेहनत करते हो, आप बोलते सर अगर ये मेरा एग्जाम जुलाई में हो जाता तो मैं और मेहनत करके इसको 88 तक तो ले ही आता। बट फाइनल एग्जाम होता ही एक बार है ईयर में। पर आपके लिए गुड न्यूज है, जब आप +2 में जाओगे तो आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे। आपका एक बार दिसंबर में एग्जाम होगा, या जनवरी में, सॉरी। तो जनवरी में जब एग्जाम होगा तो मान लो आपके 88% मार्क्स आ गए और आपको लगे नहीं सर मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, और पढ़ो, फिर 2-3 महीने और दिए जाएंगे, जैसे जेई मेंस का पेपर होता है। फिर आपका एक पेपर होगा अप्रैल में, ठीक है। तो जब अप्रैल में पेपर होगा तो वहां पर हो सकता है आपके 90% मार्क्स आ जाए, तो फिर ये वाले गिन लिए जाएंगे, तो आपको एक चांस और मिल गया। अगर पहले वाले में ज्यादा आए तो वो मान लिए जाएंगे, फायदा ही आपको, तो आपका तो क्या गया, कुछ भी नहीं गया। अच्छा ये टाइम वैसे भी स्कूल वाले प्री बोर्ड वगैरह में निकालते हैं, खराब करते हैं, आपके उसमें बोर्ड एग्जाम से होगी। अच्छा अगर आपको लगे कि अच्छे ही हो गया सब कुछ, अब मैं और पढ़ना नहीं ना पढ़ूँ तो जनवरी में फ्री हो गए, क्योंकि पता था ना खुद का पेपर कैसा गया है। अगर जनवरी में ही आप बहुत अच्छे पेपर देके आ गए, फिर फेब और मार्च में तुम कुछ और तैयारी शुरू कर दो आगे की, सीयूटी का एग्जाम तैयारी कर दो आप शुरू, है ना, कुछ और शुरू कर सकते हो। वो तो आपके लिए एजुकेशन पॉलिसी अच्छी रहेगी आने वाली। तो फिर क्या होगा, आपको ईयर के बीच में बता दिया जाएगा कि बेटा तू 88% पे स्टैंड कर रहा है, बोर्ड एग्जाम का ये रिजल्ट है, फिर तेरे पास चांस होगा उसको इम्प्रूव करने का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो बस सीधा रिजल्ट आता है, मार्च में एग्जाम हुए, मई में रिजल्ट आ गया कि नाउ यू गोट 80% मार्क्स। अब इससे कुछ हो नहीं सकता, 80% पे एडमिशन हो रही है कहीं पे, अब चाह कर भी तुम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, या तो कोई फेल ही हो जाए तो दोबारा पेपर दे देगा, फेल भी नहीं हुआ पास हो गया, अब इसको कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे 10th के मार्क्स आपने एक्सेप्ट कर लिए होंगे अभी तक जितने गए होंगे, अब करने कुछ है नहीं उसके अंदर अब। तो वो हिस्टोरिकल डाटा है, अकाउंट्स भी हिस्टोरिकल चलती है। जब लॉस हो रहा है तब नहीं बताती, मतलब आज मुझे लॉस हो रहा है ये नहीं, आज नहीं बता रही, आज तो बस रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, स्टेशनरी, एम्प्लॉइज, ये वो, पेट्रोल, कार, सब चल रहा है। ईयर के एंड पे बताएगी तुम्हें इसका लॉस हो गया, अब मैं उस टाइम क्या करूँ। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि रोज का लॉस ना चले, क्योंकि हमारी अकाउंट चलती है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब एक ईयर खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगले साल इंप्रूवमेंट्स करते हैं फिर हम। इसलिए हम बोलते हैं ना अपनी गलतियों से सीखते हैं हम। तो 10th में अगर आपने गलतियां की हैं तो सीखो ना, उन गलतियों को रिवाइज क्यों कर रहे हो।
10th में अगर आप नहीं पढ़े तो +1 में भी नहीं पढ़ रहे, फिर तो रिवाइज कर रहे हो, फिर तो सेम ही रिजल्ट रहेंगे। इसलिए अकाउंट्स में बोलते हैं कि 1 साल पहले बिजनेस कर लो, ईयर के एंड पे बताएंगे प्रॉफिट है या लॉस है या कितना प्रॉफिट है, अगले साल इंप्रूव करना, फिर अगले साल का रिजल्ट भी उसके अगले साल ही आएगा। अब 11th का रिजल्ट भी तब आएगा जब तुम +2 में चले जाओगे, तब स्कूल बताएगा कि नाउ योर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, तब तो +2 स्टार्ट होने वाली होगी, तब आप +1 को थोड़ी इंप्रूव कर सकते हो। यही अकाउंट्स में रहता है, हिस्टोरिकल नेचर है इसकी। एक ईयर खत्म होने के बाद ही जाके ये बताएगी कि इसका क्या रिजल्ट है। तो ये सारी लिमिटेशन है हमारी। एडवांटेज हमने कल कर लिए थे, एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज बहुत अच्छी है, तो अपनी जगह पे एडवांटेज भी अच्छे हैं और इनकी लिमिटेशंस भी हैं। तो ये पॉइंट्स थ्योरी में लिखे होते हैं और आप कभी समझ नहीं पाते इनको, मेरा ट्राई रहेगा कि आपको समझाऊं, पर स्टिल मैं आपको 100% नहीं समझा सकता, क्योंकि कई चीजें आपने की नहीं हुई। जब फाइनल कॉन्सेप्ट कर लोगे वो सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी खुद से। जैसे आपने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, अब आपको समझ आ गया रिकॉर्डिंग कैसे होती है। थ्योरेटिकली समझाना कितना मुश्किल था। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा थ्योरी का, लिख लीजिए, आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। मैंने आपको कल बताया था हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, और अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है बताइए, अकाउंटिंग कहां स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कि इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेशन होती है बस। पहले जैसे मैंने 5000 की गुड्स सेल कर दी, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन। मैंने रेंट पे किया, सैलरी पे की, मैंने गुड्स परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हैं। आप इन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो, तो पहली प्रोसेस रिकॉर्डिंग होगी। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा चुका हूँ, जर्नल, लेजर। फिर हम इसके रिजल्ट्स निकालते हैं, जो भी बाद में आएगा, फाइनल काउंट्स। हम रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ये रिजल्ट कम्युनिकेट करने हैं, किसी को बताने हैं। जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट का पर्पज क्या है? जब टेस्ट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि रिजल्ट बन रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है। आप तो देखो ना, देखो आप आंसर शीट में लिख रहे हो, एक रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, रिजल्ट तो बाद में आएगा। अच्छा, रिजल्ट भी निकाल दिया मैंने, आपने आंसर शीट पे लिखा टेस्ट, और आपको पता है यहाँ पे हम पहले टेस्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ, आप खुद पेन, रेड पेन से चेक करते हो अपना टेस्ट, फिर हम उसको चेक करते हैं मार्क्स के लिए, फिर एक रिजल्ट आता है उसका। पर उस रिजल्ट के बाद भी एक स्टेप होता है, वो क्या स्टेप है? उस रिजल्ट को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड क्या करते हैं, हम रख लेते हैं अपने पास, किसको देते हैं? स्टूडेंट्स को देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो होते नहीं, वो तो कहते हैं सब मत दो, कोई बात नहीं। पेरेंट्स, हाँ, ज्यादातर तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि बेटा तेरा रिजल्ट आया नहीं अभी, तूने टेस्ट दिया था अभी, मार्क्स से पता है, तो मतलब कोई बात नहीं, आ जाएगा, क्या जल्दी है। तो आपको पता है डांट ही पढ़नी है, जितना लेट आएगा अच्छी बात है ना। तो ये पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं बेसिकली, आप भी होते हो, मैं भी होता हूँ, पेरेंट्स भी होते हैं, 3-4 लोग होते हैं मतलब। ऐसे ही हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जब उसका रिजल्ट आता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस रेट पे हो रहा है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मान लो पता चले कि 50 लाख लगा के साल का कमा रहे 5 लाख, इतना तो बैंक ही दे देता, घर बैठ के टाटा स्काई देखते हम, और 5 लाख बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। 50 लाख लगा के कम से कम 20 लाख तो कमाओ। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और वो बैंक के रेट से ज्यादा होना चाहिए ना। ये तो हर कोई बंदा बैंक में एफडी बना के घर बैठ जाएगा। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है बिजनेस की इनकम ज्यादा है, बिजनेस 20% कमाता है, 30% कमाता है, बैंक वाले क्या देते हैं, 5%, 7%। इससे जो लोग स्मार्ट नहीं होते वो लोग जॉब करते हैं और पैसे को कहाँ करते हैं, एफडी में। और लोग, जो लोग स्मार्ट होते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करते हैं और बिजनेस ज्यादा कमाते हैं। तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है, जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है। जॉब करने वाला कैसे होगा रिच, होगा ही नहीं, वो तो बिजनेस करने वाला रिच होगा ना।
अगर मुझे भी पैसा कमाना है तो मैं स्कूल में जॉब करूं क्या? नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग, मैंने रिसर्च के बाद स्टार्ट की, तो मैंने देखा मेरा अंदर एक पैशन है और एक एफिशिएंसी है कि मैं कोचिंग सेंटर रन कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर ना होता तो फिर क्वालिफिकेशन के बेस पे मुझे स्कूल में जॉब मिल जाती, तो आज मैं 30-40 थाउजेंड रुपये सैलरी पे कमा रहा होता पैसे। आपके स्कूल टीचर भी तो स्कूल में पढ़ाई रहे हैं आपको, तो उनको सैलरी तो मिल रही है, और क्या मिल रहा है उन्हें? कोई स्कूल का प्रॉफिट थोड़ी मिलता है। स्कूल में तो हजारों स्टूडेंट हैं, कितना प्रॉफिट होता होगा स्कूल को? आपके स्कूल टीचर को क्या मिलता है? 30,000, 40,000, 50,000, तो नहीं मिलता होगा। इससे क्या बनता होगा? तो दैट्स वाई हम ये जानना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है, अगर उस बिजनेस से मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो तो मैं स्कूल में जॉब करके भी कमा लेता। फिर इतना बड़ा वेंचर, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है दिन रात का? जरूरत ही नहीं। और स्कूल में तो पढ़ाना भी नहीं पड़ता, सबसे अच्छी बात है। वहाँ तो कुछ वो तो बस बैठना ही है जाके, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, बस ये हो गया चैप्टर हो गया खत्म। वहाँ थोड़ी मेहनत करनी है, वहाँ थोड़ी एक पॉइंट को इतने देर में समझाना है। मतलब फिर हमें यहाँ पर बिजनेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पहले रिपोर्ट कार्ड्स में बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? जो लास्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग का। और फिर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है इंटरेस्टेड पार्टीज में। और बिजनेस की पार्टीज दो तरह से डिवाइड होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हर बार ये होता है ना, हमारे भी कुछ अपने हैं कुछ बेगाने हैं, तो ऐसे बिजनेस के कुछ अपने होते हैं कुछ बाहर वाले होते हैं। अब बिजनेस के जो अपने हैं वो कौन है? ओनर। ओनर अपना है, घर का बंदा है ओनर। और दूसरा कौन है? मैनेजमेंट। थर्ड कौन है? एम्प्लॉय। वैसे एम्प्लॉयज एक्सटर्नल में भी आते हैं, बुक्स में आप देखोगे एक्सटर्नल में लिखे होते हैं एम्प्लॉयज। इंटरनल में दो लोग ही आते हैं मेनली, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी हम अपना नहीं मानते। जो अपने हैं वो मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे हमारा मैनेजर अपना माना जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, सारे सीक्रेट उसको बताते हैं। पर जो जैसे पियोन है या सिक्योरिटी गार्ड है या कोई अकाउंटेंट है अकेला, तो वो लोग हमारे क्या बन जाते हैं? एम्प्लॉयज। उनको हम ज्यादा अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। मैनेजमेंट तो है ही मैनेजमेंट में खुद भी होऊंगा और मेरे साथ दो चार लोग और अच्छे होंगे जो पूरे बिजनेस को चला रहे होंगे। तो इसलिए दो लोग ही मेनली इंटरनल में आते हैं, ओनर एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज को ज्यादातर लोग एक्सटर्नल में बोल देते हैं, तो चलता ही एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल, डिपेंड करता है एम्प्लॉयज को हमने पावर कहाँ तक दी हुई है। उनको हमने क्या उनके पास एक्सेस है हमारी इंफॉर्मेशन का? अगर है तो फिर एम्प्लॉयज भी क्या हो गए? इंटरनल। और उनके पास एक्सेस नहीं है तो क्या हो गए? एक्सटर्नल। जैसे आपके घर में आपका कजन रहता है, ये होता है ना, आपका कजन आपके घर में रह रहा है 1 साल के लिए, पढ़ने आया चंडीगढ़, पर आप बोलते हो सारी बातें नहीं बतानी इसको घर की। ये घर में तो रहेगा बट इसको ज़्यादा नहीं बताना हम कितना कमाते हैं, कितनी हमारी इनकम है, कितनी हमारी सेविंग्स है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है। आपको तो पता है आपके पेरेंट्स के बारे में, बट आप अपने कजन को बताना नहीं जाते, तो वो क्या हो गया फिर? एक्सटर्नल। आप सर्वेंट्स मेड्स को ड्राइवर्स थोड़ी बताते हैं सब बातें, तो वो क्या हो गए? एक्सटर्नल। तो आई थिंक समझ गया आइडिया। अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकता है, तो इंटरनल है। एक्सटर्नल को हम अगर देंगे तो चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं कर सकते। वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे आके नहीं बैठ सकते चेक करने के लिए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। वो आपको एग्जाम्पल देते हैं, वो पूछते हैं कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अभी आपको थ्योरी चैप्टर्स की वर्कशीट मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो मैंने आपको न्यूमेरिकल चैप्टर की वर्कशीट दी है। वर्कशीट हमारा ट्रेडिशन है हमारी इंस्टीट्यूट का, वो तो आपका एक रिटर्न गिफ्ट है कि जब तुम आए हो तो एक आपका रिगार्ड है, आपको देनी देनी है वर्कशीट, न्यूमेरिकल चैप्टर में भी और थ्योरेटिकल में भी। और वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आप अपने क्लास के किसी स्टूडेंट से अगर आगे हो तो ड्यू टू वर्कशीट हो। ठीक है, थ्योरी नोट्स तो चलो है ही है, पर इनको पढ़ने के बाद भी आप स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग टाइप के आते हैं। तो उसके लिए वर्कशीट्स आपको देनी शुरू करेंगे। अभी इस चैप्टर का एंड हो जाए फिर आपको इसकी देंगे, फिर उसको करना आप ध्यान से ये वर्कशीट। न्यूमेरिकल्स की तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ में। तो इंटरनल में अब आता है ओनर। अब बताओ ओनर का क्या इंटरेस्ट है, बताओ ओनर का क्या इंटरेस्ट है? सोचो, सोचो मतलब सोचा करो कि अगर तुम ओनर होते मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में होता? प्रॉफिट में होता। ठीक है, आपका इस बात में होता कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अकेले प्रॉफिट में नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट में भी। जो कैपिटल आपने बिजनेस इन्वेस्ट की है, मैं कहा ना, जैसे 5 लाख
बताओ कम है कि ज्यादा है, जल्दी बताओ। 1 साल का प्रॉफिट 5 लाख हुआ है, कम है कि ज्यादा है? कम है। चाय बेचने वाला कमा रहे, ज्यादा ही है। अब नीचे सामने बैठा है चाय वाला, और वो 5 लाख कमा रहे, तो ज्यादा ही कमा रहे हो तुम। इतनी मेरी सैलरी भी नहीं है तो ज्यादा हो गया। सॉरी, पेट्रोल पंप वाले को ये क्या है, पेट्रोल पंप के लिए कम। अब पेट्रोल पंप का मतलब बड़ी बड़ा बिजनेस हो गया ना। पहले तो चंडीगढ़ में लैंड ही इतनी महंगी है, फिर पेट्रोल पंप चलाना 4-5 करोड़ का मतलब है। 5 करोड़ लगाकर तुम क्या कमा रहे हो? कुछ भी नहीं है। तो उसे प्रॉफिट जानने में इंटरेस्ट नहीं है ओनर का। वो कहता प्रॉफिट भी बताओ और प्रॉफिट का रेट भी। अब रेट कैसा था, बहुत सिंपल है। 5 लाख को डिवाइड करो 50 लाख से। मान लो मेरे बिजनेस में 50 लाख आए हैं, 50 लाख लगाकर कितने कमा लिए? 5 लाख इंटू 100, कितने परसेंट हो गया? 10%। अब ये चीजें तुम आगे भी खुद कर रहे होगे, अभी मुझे सुनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि तुम अभी नए बच्चे हो। कॉमर्स जब तुम कर रहे हो, जब तुम 1 साल 2 साल पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बड़ी आम बात होगी। ये सर आपको वैसे बताओगा ओनर का लिंक है प्रॉफिट में, रेट ऑफ प्रॉफिट में। थर्ड, उसकी बिजनेस में जो पैसा लगाया उसने, क्या वो सेफ है? सेफ कब होगा? जब उसका बिजनेस साउंड होगा। जब उसका बिजनेस साउंड कब होगा? जब उसके बिजनेस में सेल अच्छी है, बिजनेस में प्रॉफिट्स अच्छे हैं, बिजनेस की एसेट ज्यादा हैं, तो उसके पैसे डूबने के चांस कम होंगे। पर अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो ये नहीं पता चलता कि उसकी कैपिटल कब खत्म हो जाए। क्योंकि लॉस जो है ना वो आपकी कैपिटल को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर अगर हम कोई जर्म्स डाल दें, कोई एक वायरस डाल दें, तो फिर आपकी बॉडी क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। वायरस रिएक्ट करेगा। कई बार तो ऐसा वायरस होता है कि सेम डे डेड हो जाती है बॉडी। तो ये जो लॉस है ना वो वायरस ऐसा है। लॉस हमारी कैपिटल को खत्म करता है, प्रॉफिट सप्लीमेंट जैसा है, हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। तो बिजनेसमैन ये भी जानने में इंटरेस्टेड है कि मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। 5 लाख तो कमा लिए, चलो ठीक है, किस रेट पे कमाए? 10% पे, ये भी जान लिया। थर्ड, मेरा बिजनेस अभी सॉलिड है या नहीं है। और आपको बताया था बिजनेस सॉलिड कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी से ज्यादा होगी, तब बिजनेस सॉलिड होगा। और फोर्थ पॉइंट वो जानने इंटरेस्टेड है कि मेरे बिजनेस में पैसा सेफ है या नहीं। वो तो इंटर रिलेटेड बात है। अगर आपका बिजनेस सॉलिड है तो आपका पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाता पैसा। नहीं तो पता चलता बिजनेस कब बंद हो जाए, बोलते लेने ही देने पड़ गए। बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो भी क्या, और लॉस इतना हो गया कि घर बेच के लॉस पूरा करना पड़ रहा है। लोग ढूंढ ढूंढ रहे हैं तुम्हें, तुम छुपते भी फिर रहे हो, है ना। तो लोग पैसा मांग रहे हैं तुम्हारे से क्योंकि लॉस हो गया। तो बिजनेस एक बहुत रिस्की काम है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं। 1000 लोग स्कूल में जॉब करते हैं, एक बंदा कोचिंग सेंटर खोलता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर रिस्क की काम है ना। अब मान लो आप लोग ज्वाइन ना करते फिर मैं कहाँ जाता? मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये? आप लोग अगर ज्वाइन ना करते तो फिर कोचिंग सेंटर को क्या हो जाता? लॉस हो जाता। रिस्क तो है ही है। आपका क्या बदलता है, आप हट जाओगे किसी और ट्यूशन पे चले जाओगे, तो रिस्क तो हो गया ना मेरा। सोचो इस बात को। स्कूल टीचर तो सोचता ही, अगर तुम कल नहीं आए तो पता है स्कूल आए तो पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ तुम्हें फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए क्वालिटी देनी पड़ती है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको उसमें बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जॉब में करो चाहे ना करो, तुम्हें सैलरी तो मिली जाएगी। इंस्टीट्यूट चले या ना चले, एम्प्लॉयज को सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। पर ओनर का रिस्क तो है ना, उसको तो लॉस भी हो सकता है। नंबर 2, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट है? मैनेजमेंट का काम है बेटा पॉलिसीज बनाना बिजनेस के लिए। उसे क्या लेना? डिसीजन मेकिंग। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? जिससे डिसीजन हो सके। तो एक बार रीड करो, मैनेजमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसके लिए आंसरेबल है? ओनर। किस पर्पज के लिए? अगर आप मैनेजमेंट में हो, मतलब आप मेरे मेरे बिजनेस के मैनेजर हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेजर की क्लास लगेगी, क्यों आ रही है, कस्टमर खुश क्यों नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही क्यों नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टूवर्ड्स ओनर, बिकॉज ओनर आपको क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। आप लोग जब जैसे +2 के बाद बीकॉम करोगे, एमबीए करोगे, फिर आपको 40 लाख का पैकेज मिलेगा किसी कंपनी में। कंपनी आपको 40 लाख तभी तो देगी अगर तुम कंपनी की क्या ले रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे होते हुए कंपनी 10 करोड़ कमाएगी।
तो 10 करोड़ कमा कर तेरे को देंगे 40 लाख, या 1 करोड़ कमा कर 40 लाख देंगे। अगर तुम्हारे होते हुए कंपनी डूब गई, नुकसान हो रहा है, तो तेरे को 40 लाख कहाँ से मिल जाएंगे? किसी नालायक को थोड़ी जॉब मिलेगी, जॉब तो किसी इंटेलिजेंट पर्सन को मिलेगी ना, जिसको पैकेज मिलेगा। तो कंपनी चाहती है कि तो अगर तुम्हें वो सैलरी दे, तो कंपनी के लिए तुम क्या करो? प्लानिंग करो। क्या करो? डिसीजन मेकिंग करो, कंट्रोलिंग करो। ये हमारी बिजनेस स्टडीज के अंदर फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। है आपके सिलेबस में प्लस में या प्लस टू में होगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का काम यही है। अभी मैं यहाँ पे क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? टीचर हूँ, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। बट जब मैं एज ए ओनर यहाँ बैठता हूँ, तो मेरा काम क्या है? मैनेजमेंट। कौन सा बैच किस टाइम पे चलेगा, किस बैच में क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल कैसा होगा, पेरेंट्स मीटिंग होनी है, स्टूडेंट से मिलना है, ये सब चीज़ें, ये क्या चलती है फिर? मैनेजमेंट। हम प्लानिंग करते हैं या उसमें डायरेक्शन देते हैं अपनी। तो ओनर काम नहीं करता खुद कुछ, काम कौन करते हैं? एम्प्लॉइज। उसकी क्या होती है? डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, वही मैनेजमेंट है। और अगर वो ज्यादा बिजी है, तो उसके लिए भी क्या कर लेगा? वो एक पर्सन रख लेगा। जैसे स्कूल चलाने के लिए क्या रखा जाता है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर। क्या ओनर चलाता है स्कूल? ओनर तो आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो, चाहे फॉरेन कंट्री बैठा रहे, स्कूल चल रहा है। कि स्कूल चलाने के लिए उसने क्या रख दी? मैनेजमेंट। ये सब लोग मैनेजमेंट का पार्ट है। टीचर्स एम्प्लॉइज हैं, टीचर को नहीं पता स्कूल को कितना प्रॉफिट हो रहा है, दे आर एम्प्लॉइज। बट इंटरनल कौन है? मैनेजमेंट। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, ये सबको सब पता होता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। ओनर इनको बोलता रहता है कि स्कूल की फीस बढ़ाओ, ट्रिप ऑर्गेनाइज करो, ये करो वो करो, तो उससे प्रोग्राम एनुअल फंक्शन करो, तो वो मैनेज कर रहा है या मैनेजमेंट खुद कर रही है, उससे एक इंस्टीट्यूशन का नाम बनता है। ठीक है, तो ओनर एंड मैनेजमेंट दोनों का लिंक अलग है। मैनेजमेंट का लिंक प्रॉफिट से नहीं है, उसका लिंक किससे है? डिसीजन मेकिंग से है, प्लानिंग से है। तो उनको फिर क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। उनको ये चाहिए कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने रेट पे हो रहा है, तो वो चाहिए। उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, इंफॉर्मेशन तो वही सेम है, बट उनको क्या करनी है? डिसीजन मेकिंग करनी है। राइट, नेक्स्ट। एम्प्लॉयज का लिंक तो इतना ही है, बस अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, है ना। वो तो बस स्ट्राइक करनी है उनको, सैलरी बढ़ानी है उनको, बस पता चल जाए कि प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे सर हमारी सैलरी बढ़ा दो। जब प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो किस कारण से हो रहा है? अकेला ओनर थोड़ी ना वहां पर, एक्चुअल काम तो कौन कर रहे हैं? वही सर। अगर देखा जाए हमारी इंस्टीट्यूट का जो ओनर है, वो तो पता नहीं कौन है। काम तो मैं कर रहा हूँ, या तो मैं पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ, या मैनेजमेंट में मेहनत कर रहा हूँ, या संजीव सर कर रहे हैं, या कुछ एम्प्लॉइज यहाँ नहीं होते, 32 सेक्टर में होते हैं हमारे। काम तो हम लोग कर रहे हैं, ओनर को तो खाली प्रॉफिट ही हो रहा है। कोई भी, अगर मैं ओनर हूँ तो मुझे हो रहा है, पर इस टाइम मैं ओनर नहीं हूँ ना। अगर मैं ओनर होता फिर पढ़ाता क्यों आपको? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? एम्प्लॉय हूँ एक इंस्टीट्यूट का। चाहे मैं ओनर भी हूँ, बट ओनर के तौर पे थोड़ी पेश हूँ। फिर तो मैं खड़ा हूँ, फिर ऐसे ही कौन सा ओनर होगा जो खड़ा है, खुद खड़ा हुआ है, आप लोग बैठे हो आराम से, ये कोई ओनर होते हैं? ओनर तो बड़ी सी चेयर पे बैठते हैं आराम से, ठीक है, वो खड़े थोड़ी रहते हैं। तो जब मैं खड़ा हूँ तो मैं कौन हूँ? एम्प्लॉय हूँ। मुझे बोला गया है 6 घंटे खड़े रहना है, तो जाके सैलरी मिलेगी। मेरा दिल करता है बैठने का, थक गया हूँ मैं, फिर भी बैठ नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। तो और मैं फिर इसके बदले में क्या मांगूंगा? वेजेस एंड सैलरी। सैलरी बढ़ाओ मेरी, इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट हो रहा है। तो एम्प्लॉयज का लिंक अकाउंट्स में वैसे होता है नहीं कोई, उनका बस ये इसी का है कि प्रॉफिट, टर्नओवर मीन सेल, बिजनेस की सेल को देखते रहते हैं, वो प्रॉफिट को देखते रहते हैं। और फिर मांगते हैं पेंशन, बोनस, दिवाली बोनस दे दो हमें, सैलरी दे दो, वेजेस दे दो, बढ़ा दो सैलरी, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कोई पेंशन दे दो, हमारे हॉस्पिटल के बिल पे कर दो, अपना आने जाने का खर्चा दे दो, बस का किराया दे दो, ऐसे ये सब चीजें मांगते हैं एम्प्लॉइज। क्योंकि बिजनेस को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। उनको लगता है उस प्रॉफिट में उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है, और रियलिटी भी है। एम्प्लॉइज को आप एक्सटर्नल भी मान सकते हो यहाँ पर। और जो प्योर एक्सटर्नल है वो कौन लोग हैं? जो है ही एक्सटर्नल, बाहर वाले, कौन लोग हैं? पहला, जो लोग बिजनेस को लोन देते हैं, जो लोग बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं। अब आप सबने क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर 2 कर ली है, आपको पता है क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं पर पैसे नहीं देते हैं, तो वो लोग क्या बन जाते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। अभी ट्यूसडे से रिपीट बैच स्टार्ट होगा, तो वहां पर नए स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा ये सब चीजें।
क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो लोग बिजनेस को कुछ दे रहे हैं और वो पैसे नहीं मांग रहे, साथ में कह रहे पैसे बाद में दे दूंगा, तो वो क्या बन गए? क्रेडिटर्स। बैंकर्स, अदर कोई भी इसे लोन दिया है तो ये सब लोग बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अब इनका क्या इंटरेस्ट है? इनका इंटरेस्ट क्या है? इसका इंटरेस्ट क्या है? पैसे वापस कब मिलेंगे? क्या मेरा हमारा पैसा सेफ है? कहीं बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा? इसलिए जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो क्या बोलता है आपको? प्रूफ लाओ। प्रूफ किस चीज का? प्रूफ कि बिजनेस में आपका प्रॉफिट कितना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट लाओ, वहां से लगता है कि कितनी फीस आ रही है इंस्टीट्यूट को। वो बैलेंस शीट मांगेंगे जहां पर मेरी एसेट्स लिखी हैं और लायबिलिटीज। मतलब वो इस चीज को प्रूव करेंगे कि ये बिजनेस सेफ है, उनका लोन कल को वापस हो जाएगा। दूसरा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो उनका तो लिंक इतने से ही है। अगर बैंक ने मुझे 10 लाख का लोन दिया है तो बैंक मेरे अकाउंट्स क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या 10 लाख कभी डूब तो नहीं जाएगा, 10 लाख वापस तो मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ये सब चीज चेक करना चाहता है। और बिजनेस अगर साउंड है, प्रॉफिटेबल है, तो बिजनेस पैसे चुका देगा। जैसे आज हमारी कंट्री की रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस, टाटा, ये एक अच्छी इंडस्ट्रीज में आती है। क्या बोलते हैं, इनको लोन नहीं मिलता होगा? क्यों मिलता लोन इनको? क्योंकि इनके सेल ज्यादा है, इनके प्रॉफिट ज्यादा हैं, इनकी एसेट ज्यादा हैं। और आपको लगता है ये लोग भाग जाएंगे? नहीं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सॉलिड बंदे हैं, तो इन पे ट्रस्ट किया जाता है। तो बैंक भी आपके, अच्छा ये आप कितने सॉलिड हो कैसा चलेगा? ये थोड़ी आपको देखिए कि बॉडी बिल्डर हो आप, ठीक है ना? सॉलिड कौन होता है? जिसके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, एसेट्स हैं। तो वो कहाँ से चलेगा? अकाउंट से। तो जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा अकाउंट्स लेकर आओ अपने, मतलब आप लेके आओ आप कितना हर साल प्रॉफिट कमाते हो। आप बोलोगे मैं जॉब करता हूँ, बोलेंगे ठीक है फिर सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हें हर साल कितनी सैलरी मिलती है। पता चले कि सैलरी मिलती है 5 लाख, लोन ले रहे हो 50 लाख का, और उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट ही 5 लाख है। तो क्या कोई 5 लाख कमा के 5 लाख बैंक को दे देगा? फिर खाएगा कहाँ से? बोलेंगे इतना बड़ा लोन नहीं ले सकते, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम्हें छोटा लोन मिलेगा। तो जितनी सैलरी होती है उतना लोन मिलते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ है तो लोन भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि बैंक को गारंटी चाहिए किस चीज की? पैसा वापस मिलने की। आप रीड कर लो, आपको सब समझ आ जाएगा। क्रेडिट मींस जैसे लोन देते हैं किसी को, क्रेडिट्स बोलते हैं। ऐसे आगे इन्वेस्टर्स मिलेंगे आपको। इन्वेस्टर्स कौन है? ओनर के जैसे होते हैं, बस ओनर नहीं होते, वो सिर्फ बिजनेस में करते हैं, invest करते हैं। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड जो करता है और उसको पैसे बहुत है, तो तुम बोलोगे यार थोड़े से पैसे मेरे को दे दे, मेरे बिजनेस लगा दे। वो क्या बोलेगा? क्या पूछेगा वो? हम्म? नहीं, और कुछ पूछेगा? चलो आपने बता दी 10 लाख लगाने उसने। जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है, तो मेरा फ्रेंड जॉब करता है, उसको कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो कहता है यार पैसे बड़े पड़े हैं घर में, 10 लाख 20 लाख पड़े हैं, क्या करूँ उसका? मेरे को दे दे। प्रॉफिट में इससे कितना? हाँ, मेरे कोचिंग बिजनेस में आ जा। पर तू रहेगा स्लीपिंग, मतलब तू घर में ही रहेगा, अपना जॉब करता रहेगा, तेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खाली तूने से क्या करना है? पैसा। ऑनलाइन स्कूल से आ रही है साउंड सबको? कृतिका, दिवांश? यस सर। तो यस सर। हाँ जी, तो हम सिर्फ उससे पैसा लेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे कितना शेयर दोगे प्रॉफिट? बिजनेस तो मैं करूंगा, उसको खाली क्या लगाना है? प्रॉफिट। तो उसको 100% तो मिलेगा नहीं। आई कैन से चलो 20% जो कमाऊंगा 20% तेरे को दे दूंगा, तो भी उसको फायदा है। फिर उसके पैसे का बैंक वाले क्या दे रहे हैं उसको? 8%। ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं इंडिया में, 7%, 8%, बस ज्यादा नहीं। तो अपने पैसे बैंक में रखने की बजाय किसी के बिजनेस में लगा दो, और वो आपको 20% देगा तब भी ठीक है, 80% वो खुद रखेगा अपने पास, क्योंकि बिजनेस वो कर रहा है, रिस्क उसका है, सब कुछ उसका है। आप खाली क्या लगा रहे हो?
ओनर अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है। ओनर का बिजनेस है खुद का, तो उसका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है बिजनेस में। इन्वेस्टर खाली पैसा लगाता है, जिनको फाइनेंसर्स बोलते हैं। शार्क टैंक आता है ना, तो शार्क टैंक में जो बैठे होते हैं, शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में वो जो शार्क बैठे होते हैं बड़े बड़े, तो वो कौन है? वो कहते हैं हम शार्क हैं, हमारे टैंक में बहुत पैसा है, ले जाओ हमसे, पर प्रूव करो कि हमारे पैसे की हमें क्या रिटर्न मिलेगी। फिर वहां पे कुछ कमर्शियल बातें होती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती वो बातें क्या होगी, है ना, इक्विटी, डेट, फंडिंग, ये सब तो हमें प्लस टू में जाके समझ आएगा। तो वो कितना पैसा कहाँ लगाया जाएगा, तो वो आपकी कंपनी में तब लगाएंगे जब उनको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि उनका पैसा डूबेगा नहीं और उन्हें रिटर्न कितनी मिलेगी, ये लिखा है। हाँ, शेयर होल्डर भी इन्वेस्टर है एक तरह से, क्योंकि वो बिजनेस तो कर नहीं रहे, वो तो खाली पैसे लगा रहे हैं, तो शेयर होल्डर इन्वेस्टर भी होते हैं। पार्टनरशिप में ओनर बिजनेस तो कर रहे हैं ना, पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप में क्या होगा, जैसे प्लस टू में तुम जाओगे जब तुम बताएंगे दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक स्लीपिंग और एक एक्टिव। जो स्लीपिंग पार्टनर वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टर है। जो एक्टिव पार्टनर है वो बिजनेस भी करते हैं, वो शॉप पे आता भी है, 9 से 7 को शाम को। स्लीपिंग पार्टनर एक्सटर्नल है, बट पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरनल नहीं है, वो अलग एक्ट है। वहां तो स्लीपिंग या एक्टिव है तो पार्टनर, बट पॉइंट है कि उसको राइट्स क्या मिलेंगे, वही सेम पॉइंट है बेटा। अगर किसी को अकाउंट चेक करने का राइट है तो क्या मिल जाता है वो सिंपल, ये तो एक्सटर्नल, इसके पास राइट आ गया वो इंटरनल। फिर हम बोलेंगे बस तूने कुछ नहीं करना, खाली तूने पैसे लगाने हैं, और साल के एंड पे आके उसका क्या ले जाना, प्रॉफिट। तेरे को कोई मतलब नहीं हम क्या कर रहे हैं, और तुम्हें अकाउंट चेक भी नहीं करवाएंगे, तो बस फिर वो क्या हो गया, एक्सटर्नल, वो इन्वेस्टर हो गया। अगर वो शाम को आया भी करेगा शॉप पे, चक्कर भी मारेगा, बैठेगा भी, अकाउंट चेक भी करेगा, होता है मैं जॉब करता हूँ लेकिन शाम को तो फ्री हूँ, ये लोग ऐसे ही करते हैं, शाम को 6-7 बजे शॉप पे आ जाते हैं, फुल डे शॉप उनकी वाइफ संभालती है या कोई और संभालता है, शाम को वो आ जाते हैं, तो फिर वो तो इंटर्न नहीं होगी। मेरी अकाउंट्स का एक्सेस है या नहीं। अब आप थ्योरी क्लासेस का मीन समझे ना, थ्योरी क्लासेस क्या है, ये है, और ये होती ही नहीं कहीं पे भी, ना स्कूल में होंगी डेडिकेटली, और इवन ये हमारे बहुत ही गलत चीज है, कोचिंग सेंटर्स वाले भी देते हैं थ्योरी क्लासेस, जो है ना वो होती ही नहीं, तो लोग न्यूमेरिकल्स करवाते रहते हैं, थ्योरी क्लासेस के बिना आप लोग मैच्योर हो ही नहीं सकते, और फाइनली यही काम आती है। न्यूमेरिकल का काम है सिर्फ मार्क्स लेना, पर थ्योरी आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आपको बहुत से सीखने को मिलेंगे अभी। क्लियर है, इन्वेस्टर का लिंक क्या है, वही है, साउंडनेस है या नहीं, प्रॉफिट है, पैसा वापस मिलने की गारंटी है या नहीं, बैंक जैसे काम है उनका भी। थर्ड, थर्ड कौन है, अब गवर्नमेंट का लिंक है बेटा, तो जस्ट उनको टैक्स से मतलब है, वो कहते कमाते रहो जो मर्जी, हमें हमारा हिस्सा देते रहना, है ना, भाई लोग हैं ये तो, इन्हें अगर मिल रहा है इनका हिस्सा तो ये कुछ नहीं कहते आपको। फिर आपकी मनी को क्या बोल देते हैं, वाइट मनी। अगर हिस्सा नहीं मिल रहा, चाहे तो मेहनत से कमा रहे हो, उसको क्या बोल देंगे, ब्लैक मनी। मैं कितनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ पढ़ाकर, पर मेरी मनी भी ब्लैक मनी है, कहते टैक्स देते नहीं आप। अगर मैं टैक्स में चोरी करूँ तो ब्लैक मनी होगी, मैं रिक्शा भी चलाऊँ अगर, तो भी मैं ब्लैक मनी कमा रहा हूँ, फिर मैं क्या दे रहा, टैक्स। तो गवर्नमेंट का एक ही मतलब है, टैक्स, टैक्स कलेक्शन। दो तरह के टैक्स होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट आपकी इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, जिसको सब लोग चोरी करते हैं। जो इनडायरेक्ट लगता है, जैसे अगर तुम ब्रिटानिया का बिस्किट ले रहे हो 5 रुपए का, उसमें भी जीएसटी है, और तुम बच के दिखाओ। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी टैक्स है, मोबाइल के बिल में भी टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। तो वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये वाले जो टैक्स है ये गवर्नमेंट लगाती है, तो ये बहुत ज्यादा है, आप बिलीव नहीं करोगे बेटा। मान लो मैं एक अपनी एग्जांपल दूंगा, अगर मान लो मैं आपसे 100 रुपीज फीस लेता हूँ, उसके ऊपर 18% लगती है जीएसटी, देखते ना कितने माइनस हो रहे, 18% माइनस होगी, कितने बचे, 82। अब 82 रुपीज जो बचे मेरे पास, मैं पूरा साल कमाऊंगा 82 सबसे कमाऊंगा 82, तो वो जो मैं खर्च करूंगा, सॉरी जब मैं टोटल देखूंगा मेरे पास कितना बन गया, तो बिजनेस से क्या लिया जाता है, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स की स्लैब होती है 10% से लेकर 30% तक।
अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप किसके अंदर आ गए, 30% में आ गए। तो मान लो मेरी इनकम 1 साल की 10 लाख से ऊपर है, तो मैंने क्या किया, 100 रुपये फीस ली आपसे, 18% क्या दे दी, जीएसटी, 30% क्या दे दिया, इनकम टैक्स, 50% निकल गया। ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। हम जो भी मेहनत से कमाते हैं अगर ईमानदारी से हम शो करें तो गवर्नमेंट कहती आधा इधर लाओ, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को 1 रुपए की फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कोविड में जब बिजनेस बंद हुए थे, उल्टा गवर्नमेंट डोनेशन मांग रही थी, दिया कुछ नहीं उन्होंने हमें, बोला 1 साल इंस्टीट्यूट बंद रखो, देंगे क्या, कुछ भी नहीं, अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया। और जब पैसा कमा रहे हैं तो कितने परसेंट ले रहे हैं, 50%। तो मान लो रह गया 52, ठीक है। अब ये पैसा जब मैं खर्च करने जाऊंगा तो कुछ मैं किस लिए कमा रहा हूँ बताओ भी, ये मेरी पॉकेट में आएगा। तो मैं इसको, अच्छा सॉरी, 52% में से रेंट तो रहेगा अभी, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, बहुत खर्चा है हमारा इंस्टीट्यूट का। मान लो इसमें से 30 रुपये और खर्च हो गए, आपने तो मुझे सिर्फ खाली 100 रुपये दिए ना, आपको तो 100 रुपये ज्यादा लगते होंगे, सर की फीस बहुत ज्यादा है। वो 100 में से होता क्या है, 100 में से 18 उधर गए, 30 उधर गए, ये जीएसटी है, ये इनकम टैक्स है, उसके बाद कितने 52, उसमें से हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, स्टेशनरी, नोट्स के खर्चा, है ना, एम्प्लॉइज की सैलरी, सब खर्चा हो गया। मान लो बचे कितने, 22। ये मैं घर लेके जाता हूँ, गवर्नमेंट की कोई बात नहीं, वहां भी हम आएंगे। जब मैं 22 रुपये घर ले जाता हूँ ना, मैं यहाँ से एक बहुत छोटा सा खरीदता हूँ, मैं छोटी सी हैसियत है, मैं 30 रुपये का ब्रेड खरीदता हूँ, उसमें भी टैक्स है। अब मैं क्या करूँ, 22 रुपये में से अगर मैं कुछ भी खरीदूँ उसमें भी क्या है, टैक्स है। मान लो मैं 3 रुपये का ब्रेड खरीदता हूँ, 4 रुपये का बिस्किट खरीदता हूँ, 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 5 रुपये मोबाइल का बिल आता है ना। अब मैं खर्ची तो करूंगा पैसे, और किस लिए कमा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में चला गया खाना खाने, वहां 5% जीएसटी है, पिज्जा ऑर्डर किया वहां 5% जीएसटी है, हर जगह क्या है, टैक्स है। यहाँ फिर टैक्स ले रही गवर्नमेंट। मतलब आप मान लो ना, मान लो आपकी इनकम का 50-60% तो गवर्नमेंट खाई जाती है, क्या मिलता है उनको, टैक्स। तो गवर्नमेंट के पैसे आते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, वो तो ऐसे ऐसे लगाते हैं पैसे। हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन कंट्री जा रही है, खर्च आएगा 20 करोड़ आ जाएगा, किसका पैसा है वो 20 करोड़, हम लोगों का। मैं यहाँ कमाता रह गया, वो फॉरेन कंट्री घूम गया, मेरा पैसा था, यहाँ हम सबका मिलके था। वो तो ऐसे ऐसे पैसे लगाते हैं, 500 करोड़ का ये खरीद लिया, 1000 करोड़, उनके लिए थोड़ी करोड़ में 200-2000 करोड़ वहां लगा दिए, उनका बजट ऐसे बनता है। पर हम सब इंडियंस का उसमें क्या होता है, टैक्स होता है जो हम देते हैं। बदले में तो मेरे घर के आगे रोड भी नहीं बनती, समझे, मतलब डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट बदले में कहती है हम कुछ नहीं देंगे, तो ये रो भी तो हो गया, ये तो हो गया कि पैसा लेंगे बस, देंगे पता नहीं, वो इनडायरेक्टली मिलता है बस, कि आपके लिए डिफेंस है, आर्मी है, लॉ है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रा है, ठीक है, वो पैसा ऐसे वापस आ रहा है, पर उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। कोई टैक्स दे रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट का लिंक किससे है बेटा, इन सब चीज़ों से। जीएसटी कितनी बनती है आपकी, टैक्स कितना बनता है, तो अभी सेल टैक्स की जगह पे जीएसटी लिख देना बस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे अकाउंट्स भी चेक करती है, अकाउंट चेक करके फिर वो डिसाइड करती है कितना टैक्स बनता है। और अगर हम टैक्स कम दे रहे हैं तो फिर पेनल्टी लगाती है हमारे ऊपर, टैक्स हमें देना पड़ेगा, टैक्स ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। उसके बाद ये तो फालतू बातें, पब्लिक कंज्यूमर्स, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता अकाउंट्स में, इनका सही होता है कि क्या कोई बिजनेस एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, लूट तो नहीं रहा। तो कस्टमर देखते हैं कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे बहुत रश है, और जब आपका टर्न आता है, आप खाना खाते हो, खाना बेकार है, तो आप ये बोलते हो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, देगा रहे हैं कुछ भी नहीं। तो इस बिजनेस के कस्टमर्स या पब्लिक का इंटरेस्ट इसी चीज देखने में है कि बिजनेस अगर पैसा कमा रहे हैं, वैसा हम लोग अकाउंट चेक नहीं करते किसी रेस्टोरेंट का, ना वो चेक करने देंगे। पर फिर भी अगर अकाउंट्स पब्लिश होते हैं कभी कहीं पे, बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, और कमा तो रही है, क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। आप सैमसंग का प्रॉफिट देखोगे, नेट पे मिल जाएगा कि सैमसंग की एक साल में टर्नओवर कितनी है। मैं अपने इंस्टीट्यूट का टर्नओवर नहीं दिखाता नेट पे, पर बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो नेट पे निकालती हैं। मारुति ने एक साल में कितनी कारें सेल की, उसका एक साल का प्रॉफिट कितना है। तो हम क्या देखते हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं,
क्वालिटी तो है नहीं, तो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, वो ये देखता है कहीं एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रही, लूट तो नहीं रहे कहीं हमें। रिसर्च स्कॉलर, ये जैसे तुम लोग बन जाते हो, जब तुम अकाउंट्स पे रिसर्च करते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जैसे भी प्लस 1 में बोलेंगे प्रोजेक्ट बनाओ, प्लस 2 में बोलेंगे प्रोजेक्ट बनाओ, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है, उसके लिए आपको कंपनी का डाटा दे देते हैं, वो बोलते हैं कि इसके ऊपर ये सब बनाओ। तो स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल होता है अकाउंटिंग डाटा। किसी कंपनी की अभी आपको समझ नहीं आएगा, कंपनी की बैलेंस शीट लेकर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी होती है, वो प्रोजेक्ट बनता है। तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये डाटा। इसलिए मेन बंदे कौन से हो गए, मेन हो गया गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एंड ओनर्स। बस आपको ये 5 पॉइंट आते हैं एग्जाम में, बोलते हैं कि इनको एक्सप्लेन करो, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, मेरे टेस्ट में भी ऐसा होगा, थ्योरी के टेस्ट अलग से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो बात हमेशा वही हो रही है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, हमारा नेता कैसा हो, होता ना, कौन हमारा पॉलिटिशियन नेता हो, या जो हमारे पार्लियामेंट में जाए, जो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा कौन हो, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे है, अभी इलेक्शंस का डेज थे ना, तो हर जगह ये हो रही थी कि किसको वोट दें। तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, ये क्या होना चाहिए, अब रिलायबल कब होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा पूरा चैप्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे ही घूम रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया था, उसी का क्या निकाला था रिजल्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ही लिमिटेशन थी, उसी के एडवांटेज थे, सब कुछ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, तो नंबर 1 आप बोलोगे रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसा, ट्रस्ट, हाँ डिपेंडेबल। तो रिलायबल कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा किस पे करेंगे, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। क्या होगा, जैसे सपोज आपके हाथ में मोबाइल है, आप दिखाना करो, आपके कैसे क्या किस बात पे प्रूव करोगे, ये मोबाइल हो सकता है चोरी का हो, बताइए ये मोबाइल कलर का है, ये कैसे प्रूव करेगा, बिल दिखाओगे। जब बिल दिखाएगा तो बिल इसके फादर के नाम पे होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है इसके फादर का है, तो मतलब इसका भी तो ही है ना, उन्होंने दी है इसको। पर ये बोले बिल नहीं है, बस फिर मैं मोबाइल तुम्हारा नहीं है। तो सर था बिल, गुम हो गया, पर प्रूफ तो नहीं रहा ना आपके पास अब। तो अगर मैं इसे मोबाइल छीन लूं अभी, ये मेरे से वापस कैसे लेगा, प्रूव ही नहीं, बिल गुम हो चुके हैं, यू कांट प्रूव इट बेटा। आप मेरे से मोबाइल एक ही बेस पे ले सकते हो, आप पुलिस में जाओगे, बोलोगे मेरा मोबाइल सर ने छीन लिया, मेरे को वापस दिलाया जाए, पुलिस आएगी, बोलेगी पर आपका मोबाइल है, बिल कहाँ है उसके पास, ये तो मेरा मोबाइल है, बोलेगी बिल तो आपके पास भी नहीं है, तो ठीक है फिर उसका भी नहीं मेरा भी नहीं, पुलिस कहेगी ठीक है हमारा है फिर। अच्छा मेरे से तो ले जाएगी कि मेरे पास तो बिल है ही नहीं, इसको नहीं मिलेगा वापस। बोलेगी बेटा ऐसा है, मोबाइल आ चुका है, जब्त हो चुका है, हमारे पास है, बिल ले आना, मोबाइल ले जाना, बिल है नहीं इसके पास। तो पॉइंट तो वही है, अगर बिल नहीं आपके पास तो मोबाइल आपका है ही नहीं, आपका मोबाइल होकर भी वो आपका नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना है कि मोबाइल आपका है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, वो होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी क्लास चल रही है, तो आपको क्या करना होगा, उसको प्रूव करना होगा, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए बिल, इसे बात रखो बिल भी। तो हर वो इंफॉर्मेशन जिसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, मैंने कल भी बताया था, उसका क्या चाहिए हमें, एक प्रूफ, उससे बोलते हैं एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसका होता है बिल, जिसको हम अकाउंट्स में आगे आगे बोलेंगे वाउचर्स, क्या बोलेंगे। और हमारी यही पहला साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप है वो यही है, आइडेंटिफिकेशन। याद है आपको, कल किया था आइडेंटिफिकेशन, कि पहले आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, उसका प्रूफ है तो होगी, भले ही तुमने की हो, मोबाइल इसी का है, पर इसी को प्रूव करना पड़ेगा ये कि इसका है। चोरी के मोबाइल और खुद के मोबाइल में क्या डिफरेंस है, ये तो है, चोरी का मोबाइल तो किसी की चोरी कर लो, मोबाइल आपका हो गया,
सिम बदल दो, आपका ही हो गया। डाटा डिलीट कर दो, तो फॉर्मेट कर दो मोबाइल, आपका ही तो हो गया। वो कैसे प्रूव करेगा कि उसका है? एक बिल के थ्रू करेगा, कि मोबाइल की ईएमआई नंबर होता है एक, वो उसमें लिखी होती है बिल के थ्रू, ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा, तो काउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी रिकॉर्ड होगी? जिसका प्रूफ है। सेकंड, सेकंड क्या है? रेलेवेंस। बैकग्राउंड म्यूजिक को आपने इग्नोर करने, इंडिया में ऐसा कुछ होता रहता है। हाँ जी, रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होती है? रेलेवेंस मतलब जो बात लिंक हो, जो बात लिंक हो। अब लिंक का मतलब डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो। जैसे मान लो आपको भी इंफॉर्मेशन आती है, एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल समझ आएगा आपको। आपको भी मैसेज आता है कि स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? कब से हो रहे हैं? बता दिया उसने, आपके एग्जाम 16 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? डेट शीट क्या है? पहला पेपर कौन सा है? अब डेट शीट होगी तो बताएंगे पहला पेपर इंग्लिश का है, फिर 3 ऑफ है, फिर अकाउंट्स का है, एक ऑफ है बिजनेस स्टडीज का है। तो तुम बोलोगे बिजनेस स्टडी की तैयारी पहले कर लेते हैं, ऐसे करते हो ना प्लानिंग। पर तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? ये बताओ किस क्लासरूम के अंदर होना है टेस्ट। दूसरा मेन क्वेश्चन, रोल नंबर कैसे सेट किया जा रहा है, मेरे आगे कौन है और पीछे कौन है। अब ये आपके लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्या आपको टीचर बताएगा, बोले बेटा ऐसा सुन ले बात, जब तू आएगा ना पेपर देने, बाहर स्कूल के बाहर एक लगा होगा पेपर, उस लिखा होगा तेरा रोल नंबर किस क्लासरूम में आ रहा है, चुपचाप उस क्लासरूम में आ जाना। जब तू बैठेगा तेरे आगे पीछे पता चल जाएंगे कौन बैठेगा। सीक्रेट होता है ये। जैसे आपको 10th क्लास में पता नहीं था कि आपका किस क्लास में पेपर होना है, तेरे आगे पीछे कौन बैठे है, तो देख के चलता है कि तू आ रहा है आगे पीछे, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, है ना। तो अगर इस तरह से होते रोल नंबर भी बताते हैं मोटी बात, कौन किसे बैठेगा। तो इसलिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है आपके लिए? रोल नंबर किसके साथ आ रहा है आपका, या डेट शीट क्या है? तो अकाउंट्स में भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे लिखा जाता है डेटर्स, यहाँ लिखा जाता है ईयर कैन पे डेटर्स कितने हैं, तो मान लो डेटर्स हैं 30,000 के, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम रिंकू है, पिंकू है, चिंटू है, ये इंपॉर्टेंट, डेटर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेटर्स कितने हैं, कितनी अमाउंट के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेटर्स का एड्रेस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इस बात पे डिपेंड है कि इंफॉर्मेशन सामने जो होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन सामने होगी, वो डिसीजन मेकिंग के काम की नहीं है। तो डेटर्स के नाम जान के क्या करेंगे? बस ये है कि 30,000 अभी भी मार्केट से लेने हैं हमने, कल कोई डूब भी सकता है ना आए, फिर तो हमें इसको प्लान करना है, ठीक है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब होगी? जब वो डिसीजन मेकिंग के लिए बढ़िया है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन टाइमली मिले। अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, किस डेट से स्टार्ट हो रही है? 8 जुलाई से। ये इंफॉर्मेशन आज आ रही है, अब लोग सर ये रेलेवेंट नहीं है, ये तो गलत बात है, तो ये तो गलत बात है। पेपर अगर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं तो बता कब रहे हैं वो? 7 को। स्कूल लिख रहा है सॉरी बताना भूल गए, जून में आपके एग्जाम 8 जुलाई से थे, और 7 जुलाई तो हो ही गई, और शाम के 4 बजे तुम ट्यूशन बैठे हो, कब घर पहुंचोगे, कब तैयारी करोगे? तो तुम बोलो गलत बात है ये। इट मीन स्कूल आपको कम से कम 15-20 दिन पहले तो बता देते हैं कि एग्जाम होने वाले। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मीनिंग है, एक, आपकी डिसीजन मेकिंग को लिंक करती हो, आपका डिसीजन किस बात पे कि एग्जाम कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, छुट्टियां किस में ज्यादा हैं, हॉलीडेज। दूसरा, कब से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा टाइम, ये इंफॉर्मेशन टाइमली मिलनी चाहिए। स्कूल बोले कोई बात नहीं तेरे को क्या मतलब, तू आ जाना, तेरे को बता देंगे आज तेरा कौन सा पेपर है। अब स्कूल गए, बोले ठीक है आज अकाउंट्स का है, तो तुम अकाउंट्स का दे दोगे, तुम बोले मेरी तैयारी तो है नहीं, बोले उसकी क्या जरूरत है, बस तुम स्कूल आए ना तेरे को बता दे, स्कूल आके बताएंगे कौन सा पेपर है, ये तो नहीं है। तो आपको डे शीट प्रॉपर मिलती है पहले, 15 से 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, तुम उसकी तैयारी कर सको। तो रेलेवेंसी का मीनिंग समझ आ गया। हमारे अकाउंट्स में भी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जाएगी, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो रिकॉर्ड की जाएगी, अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे हम जब गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, अब वो क्या खरीदा, क्या कलर है, क्या मॉडल है, वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो चीज तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लिया वो रेलेवेंट भी है, मान लिया वो रिलायबल भी है,
अंडरस्टैंड नहीं हो रही है चीज, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर नहीं है किसी चीज की तो उसको रिकॉर्ड करने का फायदा भी नहीं है। अकाउंट्स को ना बहुत इजी रखा के, तो मैं आपको जब न्यूमेरिकल सिखाता हूँ, जब मैंने आपको 2 चैप्टर सिखाए थे न्यूमेरिकल, तब वो क्या बोला था, हमारे अकाउंट्स की ब्यूटी क्या है बेटा, कि जो चीज जैसी है वैसी उसका नाम है। अगर तुम खरीदोगे तो नाम क्या है, परचेज, बेचोगे नाम क्या है, सेल, वैसे ही नाम है जैसा वो है। कंप्यूटर को कंप्यूटर लिख देते हैं, बिल्डिंग को बिल्डिंग लिख देते हैं, तो ताकि सबको क्या हो, अंडरस्टैंड हो। अकाउंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं, लेजर के फॉर्मेट्स हैं, जो जो भी तुम अकाउंट्स में देखोगे पहले 1 साल में, आपके फर्स्ट जो ईयर होता है ना बड़ा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि ये पहला साल है अकाउंट्स का। इसमें जो भी तुम देखोगे वो फर्स्ट टाइम देखोगे, और तुम ये चीज हमेशा देखोगे कि वो चीज अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ लिंक है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है काफी हद तक वो भी उसको समझ लेता है अकाउंट्स में क्या लिखा है, तो इसलिए इसको बहुत इजी करके बनाया जाता है ताकि वो सबके लिए अंडरस्टूड हो। क्योंकि एक डॉक्टर है, वो मेडिकल फील्ड से है, और उसको अकाउंट्स चेक करने पड़ते हैं डॉक्टर को, और उसका खुद का हॉस्पिटल है, उसको कॉमर्स तो आती नहीं है, इसलिए वो एम्प्लॉयज तो रखेगा ही, अकाउंटेंट, MBA जो भी रखेगा, CA, उसको खुद भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत पता, तो उतना अकाउंट्स उसको आता ही होगा जितना उसको खुद के लिए चाहिए। तो क्योंकि अकाउंट्स को बहुत सिंपल रखा गया है, किसी को दिख जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम का साइड अलग है, खर्चों का साइड अलग है। जब हम आपको सिखाएंगे ना वो सब चीज़ें फाइनल अकाउंट्स, तो देखोगे बहुत ईजी है। मैं एक तो लिख दूंगा सारे खर्चे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एक तो लिख दूंगा सारी फीस, तो हो गया सामने, प्रॉफिट है या लॉस है। बिना अकाउंट्स आते हुए भी तुम अकाउंट्स कर लोगे। तो इसलिए हर इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, जर्नल हो, लेजर हो, कैश बुक हो, सब कुछ आपके सामने से निकलेगा भी, उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग तरीके से रखा जाता है। उसे रिकॉर्ड करना जर्नल में, क्लासीफाई करना लेजर में, इंटरप्रेट करना फाइनल अकाउंट्स के बाद, ये बहुत इजी रखा जाता है, सिंपल रखा जाता है ताकि सबको समझ आए। फोर्थ, कंपेरेबिलिटी, ये इसकी फोर्थ फीचर। वैसे बुक्स में और भी दी होती है, बट ये 4 मेन है। बुक्स में आपको 6-7 मिल जाएंगी, वो भी पढ़ लेना। बट कंपेरेबिलिटी क्या है, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हम इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करें। जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था, जब आपको +1 के रिजल्ट्स मिलेंगे तो पेरेंट्स, पक्की बात है, वो 10th के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वो 90% स्टूडेंट का 10th के हिसाब से रिजल्ट चेंज होता है। जैसे अगर अच्छा है रिजल्ट तो बोल रहा हूँ, अगर 10th में 90% मार्क्स आए हैं तो +1 में नहीं आएंगे, चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग कॉमर्स, इसमें टाइम लगता है आपको। हो सकता है आपके 80% आए, तो पेरेंट्स को बोल देंगे ये तो 10% कम आए। फिर उनके डायलॉग्स पैट होते हैं कि तुम स्कूल भी जा रहे हो, तुम्हारी ट्यूशन भी रख दी, हम वहाँ भी खर्च कर रहे हैं, तुम्हें ड्रॉप भी कर रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, जिम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर रिजल्ट कम क्यों आ रहे हैं? जबकि कंपैरिजन बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? 90% किस में आए थे 10th में, 80% किस में आए, कॉमर्स में। 9th के सब्जेक्ट्स को क्या थे 10th के, कॉमर्स के क्या है, तो फिर कंपैरिजन कैसे करोगे? तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? यहाँ कंपैरिजन गलत है। हमारा 80% लेने वाला बच्चा टॉपर है, वो +2 में तो 100% पहुंच ही जाएगा। अगर वो 1 साल में 80 पे पहुंच गया तो दूसरे साल में 100 पे पहुंच सकता है। जबकि 10 साल लगाकर 10th क्लास में पहुंचे थे आप 90 में। 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस था। आपको लगता है साइंस आप 2nd 3rd क्लास से पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो SST पढ़ रहे हो, तो उन सब्जेक्ट्स को 10 साल पढ़ने के बाद 10th में जाके एग्जाम देते हो, मेन एग्जाम तो 10th का है, तो उसमें अगर 90% ले भी लिए तो कौन सा बड़ा तीर है, रॉकेट साइंस थोड़ी है। वो 98% लेने वाला ज़्यादा प्राउड फील करता है, 98% है, कोई खास बात नहीं। 10 साल पढ़ने के बाद आए हैं, प्लस में लेके दिखाओ फिर मानेंगे। 1 साल पढ़ने के बाद किसी के तो देखो आएंगे, ये नहीं किसी के नहीं आएंगे। तो वो बच्चा ब्रिलियंट है जो +1 में 1 साल पढ़ने के बाद 98 पे पहुंचेगा। +2 में वो तबाही मचा देगा फिर वो फिर क्या करेगा, अब 98 से कितना होगा, 100 ही होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि +1 के 90% भी बहुत हैं, 80 भी बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास 1 साल और होता है, और रिजल्ट तो +2 का ही मेन है। 11th का रिजल्ट तो हम पूछते भी नहीं आपसे। तो दैट्स वाई यहाँ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में कंपैरिजन पॉसिबल है। कैसे? अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने का तरीका एक जैसा रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको इंफॉर्मेशन को दिखाने का तरीका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम ट्रीटमेंट्स होंगी, डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा।
कुछ चीजें आप नहीं समझ पाओगे, वो आगे के समझ आ जाएंगी न्यूमेरिकल्स में, बट हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं लास्ट ईयर से इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम। 11th के मार्क्स को 12th के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों में तुम कहाँ हो, कॉमर्स में हो। अगर 11th में 80% मार्क्स आए हैं तो +2 में डेफिनेटली ज्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते। फिर किसी होता है कोई बच्चा तो उसके कम आ सकते हैं, एक स्टूडेंट के तो हो सकता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। दैट इज कंपेरेबल, क्योंकि +1 भी कॉमर्स है और +2 भी कॉमर्स है, तो कॉमर्स का लिंक कॉमर्स से किया जा सकता है। +1 के कॉमर्स का लिंक +1 के कॉमर्स स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, वो तो ठीक है। तेरा कंपैरिजन तेरे फ्रेंड के साथ हो सकता है जो सेम कॉमर्स में है, और अगर नॉन मेडिकल में है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या जरूरी है, पूरा साल हमारा ट्रीटमेंट का तरीका क्या हो, सेम हो। और कंपैरिजन करना हमारा मेन पर्पस है, ताकि हम देख सके हमारा बिजनेस ग्रोथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा। छोटे क्वेश्चन है ये वाले। अब आते हैं एक वो क्वेश्चन जिसके तो समझ आएगा कि पूरी अकाउंट्स कितनी है, ये अकाउंट्स की दुनिया कितनी बड़ी है। अकाउंट्स की जो पहली दुनिया है, पहली ब्रांच, वो है +1 +2 में आपको यही आएगी। 2 साल तुम ये पढ़ने वाले हो, और इस अकाउंट्स का एक ही पर्पस होगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हो रहा है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक साल के बाद, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, जो पैसा आपने लगाया था जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल, वो बढ़ गई या कम होगी। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुम 2 साल पढ़ोगे। जब तुम +2 के बाद आगे जाओगे ग्रेजुएशन में, तुम या तो BBA करोगे, या जैसे तो बीकॉम ही करते हैं हम सब, बीकॉम करोगे या BBA करोगे, या फिर प्रोफेशनल डिग्री लोगे, MBA वगैरह करोगे, MCOM करोगे। तो फिर जब आप ये करोगे या CA करोगे वट तो आप क्या करोगे, फिर बाकी ब्रांचेस भी पढ़ोगे अकाउंट्स की। पर सबसे बड़ी ब्रांच ये है जो 1 साल चलती है। अकाउंट्स को पहले रिकॉर्ड किया जाता है इंफॉर्मेशन को, फिर उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। वो सब जो आपको समझाया अभी तक मैंने, वो कौन सी अकाउंटिंग थी, फाइनेंशियल। तो आपको 2 साल ये आएगी। लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे +2 के बाद, तो एक बहुत ही प्यारी सी अकाउंट आएगी, क्या नाम है उसका, तो फिर क्या होना चाहिए, नाम से ही शो चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, किस चीज पे खर्चा हुआ। यस वेरी गुड, पर यूनिट कॉस्ट। शायद कॉस्ट काउंटिंग की बुक पढ़ी हो यहाँ, बाहर होगी, क्योंकि बीकॉम की बुक्स मोस्टली बाहर होती है, ये हमारी दूसरी इंस्टीट्यूट में होती है मोस्टली। तो ये जो कॉस्ट काउंटिंग है, इसका पर्पस है, अगर आपकी फैक्ट्री है तो एक अकाउंटिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। क्योंकि आप अपनी फैक्ट्री में गुड्स बनाते हो कि खरीदते हो, बनाते हैं। जैसे अमूल आइसक्रीम बनाते हैं कि खरीदते हैं, बनाते हैं। पर जो वेंडर्स होते हैं वो बनाते हैं कि खरीदते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो 30 रुपीज की आइसक्रीम को 35 में बेच रहे हैं, पर अमूल तो खुद बना रहे हैं। तो अमूल को कैसे पता चलेगा कि आइसक्रीम कितने की बनी, तो क्या करेगा, एक सब्जेक्ट यूज करेगा जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 3 वर्ड्स होते हैं बेटा। रॉ मटेरियल, लेबर एंड ऊपर के खर्चे, ओवरहेड्स, ये तीनों खर्चों को ऐड करके ये जाना जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, एक आइसक्रीम कितने की पड़ी। और अमूल को एक आइसक्रीम पड़ती है 5 रुपए की मुश्किल से, उसको बेचता है वो 30 रुपीज में, 35 MRP होती है। चलो वेंडर को वो 25 की या 30 की दे देता होगा, तो भी बहुत प्रॉफिट हो गया। 5 चीजें कितनी बिक रही है, 30 में। ये पेप्सी की बोतल जो लेके आते हो आप 60 रुपए की, 40 रुपए की, उनके लिए कितनी है, 2-4 रुपए की है, पानी तो है और क्या है उनके लिए। तो वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए है आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 80-90 रुपए की, उनके लिए कुछ भी नहीं है। इतने प्रॉफिट्स कमाने के बाद तभी तो इतना पैसा कमाते हैं ये लोग। शाहरुख खान, सलमान खान, इनको कैसे हायर कर लेते हैं, ये 25 करोड़ 30 करोड़ कैसे दे देते हैं इनको। आज तुम 30 करोड़ दोगे, सलमान खान तुम्हारे लिए ऐड करेगा, उसको तो 30 करोड़ चाहिए ना, तो 30 करोड़ कौन देगा, बड़ी कंपनी। तो ये लोग ऐसे ऐसे हायर करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं अपनी किसी भी ब्रांड का, क्योंकि ये लोग 5 की चीज किसमें बेचने, 50 में। और बढ़िया क्या होता है, पूरा इंडिया कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है,
पूरा इंडिया पेप्सी, ये जो भी तुम पीते हो कोल्ड ड्रिंक, जबकि हमें पता है हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, पर स्टिल वी आर यूजिंग। स्टिल क्या तुम अभी नीचे जाके वही पी लोगे मैं ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, तुम नीचे आके कोल्ड ड्रिंक ही पी लोगे। छोड़ो तो सब तो वैसे होते, इसलिए तो प्रॉफिट हो रहा है उनको, घर घर में बिक रही है। 5 ही चीज 50 में, एक बोतल की कितना प्रॉफिट 45, इंटू कर दो कितनी बोतल बिकती होंगी, अकेले स्प्राइट की कितनी बोतल बिकती होंगी, या पेप्सी की या कोक की, सोचो। तो कंपनीज ऐसे प्रॉफिट कमाती है। अमूल आइसक्रीम, अमूल कर्ड, लस्सी, पनीर कितना बिकता होगा। तो इसलिए इन लोगों के पास ये एक बहुत बड़ा अकाउंट्स होता है, जिसके तो ये जान पाते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो फिर उसमें वो क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट। ऐसे ऐड करते हैं प्लस 300%, ऐसे प्रॉफिट्स हैं इनके, प्लस 400%। आम बिजनेसमैन क्या बोलता है 10%, 20%, 30%, तो खुश हो जाता है, जंप्स लगाता है बिजनेसमैन। 30% प्रॉफिट, कंपनी 300%, 400%। ये डिफरेंस है। नीचे जो शॉप्स हैं, क्या उन्होंने कभी सलमान खान को किया है, उनकी ऐड कर रहा है कोई, ग्रोसरी स्टोर की कोई ऐड कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनके प्रॉफिट इतने हैं, तो 10-15%, 20%। कंपनी से प्रॉफिट कितने 300, 400, 500, क्योंकि दे आर द मैन्युफैक्चरर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन होगा, मैन्युफैक्चरर। अब बिजनेसमैन की भी टाइप्स है ना, या तो फिर होकर भी बिजनेसमैन है, वो वेंडर। अब बोलते हैं अमूल आइसक्रीम बेचने वाला रिचेस्ट पर्सन है, उसके ऑटोग्राफ लेके आओगे नीचे आके, वो थोड़ी है रिलायंस। जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर द रिचेस्ट, क्योंकि 5 की चीज 50 में वही बेच सकते हैं। अब मान लो मैंने 5 रुपीज की आइसक्रीम बनाई और आपको 30 रुपये बेच दी, आप तो आगे कितने बेचोगे 35 की, आपका प्रॉफिट 5 रुपये है। उस वेंडर को बोलो 10 रुपये कम कर दे, वो करेगा नहीं, बोलेगा क्या बोल रहे सर 10 रुपये बचने हैं, ये तुम कम करवा रहे हो। मूल वालों को प्रॉफिट कितना होता है 25%। सो दैट्स व्हाई दे आर रिच। और वो इसके लिए एक बहुत बड़ी अकाउंट यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करते हैं वो, ये जानने के लिए कि प्रॉफिट लॉस कितना होता है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिर्फ इतना पर्पस है, प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, तभी तो प्रॉफिट ऐड करके क्या बनाएंगे उसकी, वो एमआरपी। आगे काम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगी। थर्ड एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बीकॉम सेमेस्टर 5 में आती है, 3rd ईयर में आती है, लास्ट ईयर में जाके आती है। ये वही डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। जब तुम एमबीए करोगे तो एमबीए करने के बाद तुम्हें जॉब यहाँ मिलेगी, तुम्हें कौन सी अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करनी है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करनी, ये तो तुम कर चुके हो, ये तो लो लेवल की चीजें हैं। हायर लेवल की चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ एनालिसिस होते हैं, जहाँ पर जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच से पहले क्या चल रहा होता है बताओ, प्रोडिक्शंस कौन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स, उनको हायर किया जाता है। वो मैच से आधा घंटा पहले जो करते हैं ना पूरी बकवास या जो टाइम पास, वो टाइम पास में क्या बोलते हैं कि आज पिच ऐसी है, वेदर ऐसा है, ये वाला बॉलर चलेगा, बाद में कुछ होता नहीं ऐसा, होता कुछ और ही है। आज स्पिनर को हेल्प मिलेगी, पेसर को मिलेगी, आज बैट्समैन कमाल दिखाएंगे, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। ये एक्सपर्ट लोग हैं, इनको इसके पैसे मिलते हैं, ये एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा हद तक कई बार ठीक होते हैं उनके पते। तो एक्सपर्ट लोग पहले बता देते हैं कौन जीत सकता है, कौन हारेगा। तो ये है मैनेजमेंट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसने दी, फाइनेंशियल ने दी या कॉस्ट ने, ये सिर्फ उसके ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट तैयार करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना, डिसीजन मेकिंग, कंपनी की डिसीजन मेकिंग पूरी यहाँ होती है। तो यहाँ इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, सुना ये वर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जहाँ पे तुम कभी मूवीज में देखते हो, एपिसोड में देखते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे ओनर बैठा है कंपनी का, बड़ा शेयर होल्डर बैठा है, साथ में 2-4 लोग और बैठे हैं, एमबीए बैठा है, सीए बैठे हैं, ये बड़े लोग होते हैं कंपनी के, ये मैनेजमेंट है, ये मिलके डिसीजन लेते हैं। स्कूल की भी मैनेजमेंट होती है, उसमें थोड़ी पियोन को बुलाते हैं या उसमें टीचर्स को बुलाते हैं, किसी को रिसेप्शनिस्ट को बुलाते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, ओनर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, 2-4 लोग और बस, वो मिलके डिसाइड करते हैं कि अब क्या करें भाई। तो ये वो लोग हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप मैनेजमेंट करती है, और ये भी एक तरह की अकाउंटिंग करती है, इनके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये सारे एनालिसिस हैं। ये हमारे पास ना अकाउंट्स में आती है, ये +2 की बुक है बेटा, बुक 3, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको पढ़ के देखना, इसमें चैप्टर्स अलग ही टाइप के मिलेंगे। ये +2 में आएगी, वो दूर नहीं आपसे, बट इसके लिए मैच्योर चाहिए बंदा ना,
तो प्लस 1 में हमको वही बना रही है, तो वो मस्ती वाला बच्चा प्लस 2 में पछताएगा। ठीक है, या मस्ती छोड़ दो या कॉमर्स छोड़ दो, एक चीज छोड़नी पड़ेगी, यू हैव टू बी सीरियस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली चीज तुम कर रहे हो। कॉमर्स सबसे ऊपर है, ठीक है, नो मेडिकल, मेडिकल से नीचे समझते हैं, ऐसा नहीं, वो टफनेस में है कि वहाँ कॉम्पिटिशन है, प्रेशर है, बट यहाँ हम पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। एक डॉक्टर को सैलरी भी हमारा MBA दे रहा है, ओनर भी कॉमर्स का है बंदा, कंपनी चला रहे हैं। तो यहाँ सिखाया जाएगा एनालिसिस कैसे होते हैं। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, उसका नाम अलग रख दिया यहाँ पे, बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लस 2 में क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। ये 3 ब्रांचेस मेन है, बस यहाँ पे अकाउंट्स खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। बट 2 तरह की और अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट पे आपको बीकॉम में जाके आता है, टैक्स, वही 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम GST बोल देते हैं, एक्साइज ड्यूटी, GST से लगे वो, जैसे वाइन है, वाइन के ऊपर क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो GST में नहीं आती। कुछ चीज़ों पे लगती है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इस तरह से टैक्स अकाउंटिंग होती है वहाँ पे। टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा, ये पूरा अकाउंट्स है एक, जो आपको समझाया जाता है आगे जाके। 5th है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऐसे और भी है, मतलब बुक्स में जाओगे तो 2-4 और लिखी होंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, आपको ये समझाते हैं कि इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, आपका सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे सपोज बेटा मैं टीचर हूँ, या इंस्टीट्यूट हूँ, यहाँ देखो, मैं प्रॉफिट तो कमा सकता हूँ आपसे, मैं आपसे फीस ले सकता हूँ, ज़्यादा भी ले सकता हूँ फीस आपकी, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपके लिए, मान लो आपकी फीस 30,000 है, मैं 40,000 भी ले सकता था आपसे, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इसके पीछे, कस्टमर को सेटिस्फाई। यस, सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी, हार्ड वर्क, दिल से मेहनत, पैसे के लिए मेहनत नहीं, दिल से मेहनत। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ज्यादातर आपको होता है 90% केस में ऐसा नहीं मिलता, मार्केट में 90% बिजनेसमैन करप्ट है ऑलवेज। किस पे आप बिलीव करते हो बताओ ना, डॉक्टर्स पे हमारा ट्रस्ट नहीं रह गया, बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं तो बैठे, सर्जरी वैसे ही कर देंगे, होनी हो चाहे ना होनी हो, ये प्रे कि सर्जरी हो जाए, तगड़ा बिल बन जाए। डॉक्टर तक पे ट्रस्ट नहीं रहा हमें, टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है ये लोग तो बिजनेस कर रहे हैं बैठे, ये लोगों से पढ़ाने में बिलीव करते हैं, ये तो बस होता है कि पैसा आ जाए बस, है ना। टीचर्स पे ट्रस्ट खत्म हो गया, इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल ही खत्म हो गया लोगों का ट्रस्ट, उनको होता है कि बस पैसा ले लेंगे, पढ़ाएंगे है नहीं, कल को टीचर चेंज हो जाएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं ना, जब तुम 10th क्लास अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में गए, रिकॉर्डिंग में नाम नहीं लूंगा, तो होता क्या है, वो टीचर चेंज कर देते हैं। अब मेरा जो कोचिंग सेंटर है ये इंस्टीट्यूट नहीं है, जस्ट ए पर्सनल कोचिंग सेंटर, आप मेरे से बात करने आते हो, मुझे ही पढ़ाना है, इट्स नॉट ए कोचिंग सेंटर। वो तो बस नाम दिखता है कोचिंग सेंटर का, क्योंकि मार्केट में बैठे हम। कोचिंग सेंटर अलग टाइप के होते हैं, जहाँ पे आप जब मिलने जाते हो तो किसको मिलते हो, एम्प्लॉइज को। डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट, पढ़ाने वाला कोई और ही है। जब फर्स्ट डे क्लास में जाते हो पता जाता है कि ये वाले सर मैथ्स के हैं, ये साइंस के हैं, फिर 2 महीने बाद गायब हो जाते हैं, वो कोई और ही आ जाते हैं, तो पता चलता है कि वो छोड़ गए, कोई और चले गए, इस तरह से होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंस्टीट्यूट की। कोई भी बिजनेसमैन हो 90% केस में करप्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए, मिलावट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रहती है चीज़ों, पेट्रोल पंप पे भी ट्रस्ट नहीं है, हम होते हैं तो कैरोसिन बीच में मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, हर जगह पे बिजनेस ऐसे हो गए, इसलिए ढूंढने पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऑनेस्ट बिजनेसमैन। तो आपको 100 में से बड़ी मुश्किल से एक टीचर मिलेगा जो ऑनेस्ट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, जो दिन रात आपके लिए काम करे, मेहनत करे, तो वो आपको 1% मिलेगा। वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल, मैं एसी चला रहा हूँ, ये गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि इसकी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अब एसी चलाते हैं, मुझे तो पैसा मिल जाएगा, मैं जैसे एसी बंद करूंगा, अब 1-2 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं हो जाऊंगा, तो इसका या तो एसी ऑन करो या क्लास बंद करो, एक दिन तो कट सैलोगे, 2 दिन कट सैलोगे। और मैं एसी निकाल दूँ क्लासरूम से, अब बोलो सर हमने नहीं पढ़ना, आपके पास तो एसी भी नहीं है, क्लासरूम में एसी तो होने चाहिए। तो अब एसी लगाकर आप लोग खुश हो गए, आप बड़ी शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, आपको समझ आ जाएगा मैटर, आपके मार्क्स आ जाएंगे, मुझे पैसा मिल जाएगा, सबका फायदा हो गया। नुकसान किसका हो रहा है, एनवायरमेंट का। अब जो बेचारा बाहर रिक्शा चला रहा है उसका तो नुकसान हो रहा है, उसे गर्मी ज्यादा लग रही है, क्योंकि हमारे एसी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। अब मेरी फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं आपसे 1000 रुपये कमाऊं
तो 100 रुपये के ट्री लगा दूं तो मैंने अपने पाप धो लिए, ऐसा हो गया। 1000 कमाए, 100 रुपये के लगा दिए, ट्रीज लगा दिए। इससे क्या होगा, अगर मेरा एसी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है तो मेरा ट्री भी तो है बाहर, हमारी इंस्टीट्यूट का ट्री होगा देखो, वो फिर क्या कर रहा है, वो उस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहा है, एसी की वार्म एयर को नीचे पहुंचने दे रहा। नीचे आप देखोगे शेडो है, इंस्टीट्यूट नीचे हमेशा शेडो मिलेगी आपको, क्योंकि पूल क्या है, बहुत बड़ा ट्री है। हमने बराबर कर देगा, एक ही इंस्टीट्यूट में ट्री है ही नहीं, बीच वो गलत कर, वो उल्टा ट्री कटवा देते हैं, बोलते हमारा बोर्ड नहीं दिखाई देता, वो गलत करे नहीं, उनका बोर्ड दिखे इसलिए वो क्या करवा रहे हैं, ट्री कटवा रहे हैं, ऊपर से एसी अंदर लगवा रहे हैं, तो दोनों गलत हो गए। तो हमने अगर 2 एसी लगाए क्लासरूम में तो उसकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी, फिर आगे एक ट्री भी लगा दिया बड़ा सा। अब जो ट्री लगा हुआ है वो उस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुम नीचे खड़े हो जाओ, तुम्हें धूप नहीं लगेगी अभी इंस्टीट्यूट के, आगे वाले शोर में जाओगे वहां लगेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जहां हम कुछ करें तो हम उसको कंट्रीब्यूट भी करें। तो इसलिए ये अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि तुम अगर पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम 10 रिच लोगों को पढ़ा रहे हो तो 2 पुअर को भी पढ़ाओ, एक बच्चे को फ्री भी पढ़ाओ, ताकि आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। जरूरी नहीं कि ये इंस्टीट्यूट से रिच लोगों के लिए बना हो, ऐसा नहीं चाहिए। कई बार मेरा मन करता है चैरिटेबल बैच स्टार्ट करने का, तो फिर मुझे रोक देते हैं सब लोग मिलके, जो भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में यहाँ पर 32 में है, हमारी जो भी हमारा वेंचर है सबके, तो सर ऐसे मत करो, रेपुटेशन डाउन होती है। बट मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जब हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उन बच्चों का क्या जो कोचिंग ले नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर रहे, उनका भी तो राइट बनता है अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ना। टीचर की टीचिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए थोड़ी ना होनी चाहिए। मैंने इतनी रिसर्च की है, हार्डवर्क किया है, नॉलेज है मेरे पास, तो उन लोगों का भी तो हक बनता है उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे समझ आता है, पूरा इमोशंस यहाँ आता है। ऊपर वाली चीजें क्या चलाती हैं, पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट प्रॉफिट। ये लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ किसी के प्रति, किसी की मजबूरी है तो उसी मजबूरी को आप कोऑपरेट करो। कोई अगर पैसे आज नहीं दे सकता कल दे सकता है तो बोल दो कोई बात नहीं, कल दे देना, परसों दे देना, नेक्स्ट मंथ दे देना, कोई इशू नहीं है, पैसा तो दे रहा ना वो। इस तरह से ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, ये दूसरी काउंटिंग के साथ साथ चलती है। आगे कंटिन्यू करें। कितना रह गया हमारा अभी, बस ये रह गया, इतना ही, 2 क्वेश्चन रह गए, करते खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जनरल तो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो तो फिर आगे कभी आएगा, अभी चैप्टर इतना ही रह गया, बस 2 क्वेश्चन कर देते हैं। आप सब लोग साइलेंट हो मतलब चाहते हो। चलिए, अकाउंटिंग एज ए साइंस और आर्ट। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो फालतू क्वेश्चन है, ये कोई एग्जाम में नहीं आते, ऐसे ही है, इनको फटाफट निकाल देते हैं। बताओ अकाउंटिंग जो अभी हम समझ पा रहे हैं, अभी हमें आती तो नहीं है, पूरा +1 के बाद समझ आएगा अकाउंटिंग क्या है, पर अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है। पहले तो साइंस क्या होता है, क्या साइंस देखी कभी पढ़ी है आपने, 10th थी साइंस आपको, तो क्या है साइंस बताओ, बताओ साइंस क्या थी, फिर फायदा क्या होता 10 तक पढ़ने का, आपको नहीं पता साइंस क्या थी, क्या तो क्या है साइंस, उसके अपने खुद के concepts साइंस क्या होता है, अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और rules भी follow किए जाते हैं, रूल्स होते हैं और सब प्रिंसिपल होते हैं और बताओ रियल लाइफ बेस्ड होते हैं। साइंस टीचर ने आपको पढ़ाने से दिया था सर। देखो साइंस क्या होती है बेटा, साइंस एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की जा सकती है, साइंस कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल का एक समेशन है। साइंस में जो बात लिखी जाएगी वो पक्की अप्लाई होती है, तो वो साइंस है। जो साइंस नहीं समझती उसको मैजिक बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस क्या है, जिसका एक लॉजिक है, जिसका एक इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप है। साइंस टीचर ने आपको ये समझाया होगा कभी कभी कि साइंस में हम हर बात को प्रूव कर सकते हैं, वो एक इफेक्ट एंड कॉज, जैसे मान लो पहले कॉज तो फिर उसका इफेक्ट। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है तो साइंस बता देगी कि इस केमिकल से ये होगा, उसे पता होगा। ये नहीं कि केमिकल डालने के बाद देखेंगे क्या होता है, पहले से पता होगा उनको
इस केमिकल से ये होता है, इससे ये होता है, उनको कॉज पता है और उसका इफेक्ट भी पता है। और दूसरा वो यूनिवर्सल होगा। जब किसी ने कहा कि एप्पल गिरेगा तो नीचे गिरेगा, तो ये थोड़ी वो अमेरिका में गिरा एप्पल, फिर हमने इंडिया में जाके देखा गिर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी गिर रहा था, राजस्थान में गिर रहा था। तो मतलब हमें समझ आ गया कि ग्रेविटेशन फोर्स अदर है। ये तो बात आज आपके लिए बड़ी आम बात है, ग्रेविटेशन फोर्स अब लोग, सर मैंने पहली को सुना था नहीं। लेकिन जब किसी ने निकाला था ग्रेविटेशन को, है ना, तो उन्होंने जब निकाला था तब तो किसी को बिलीव नहीं हुआ, तो सबने ना चीजें गिरा गिरा शुरू कर दी, ये तो हर जगह गिरती है। इट अर्थ के हर पार्ट में क्या है, लेकिन अर्थ के बाहर जाओगे तो वहां नहीं है, वहां तो तुम उड़ते रहोगे, नीचे नहीं आओगे, वैक्यूम है वहां पे। तो इसमें साइंस ने जो चीजें प्रूव की वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ये तो होगी साइंस। पहले साइंस को समझ लिया। ये आर्ट्स क्या है, फिर आर्ट क्या है, मतलब सर मेरे अंदर आर्ट है। ये कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है, पेंटिंग क्या है, आर्ट। कोई सिंगिंग करता है तो वो क्या है, आर्ट है। कोई लोगों को माइंड वॉश करता है, आर्ट है ना, ब्रेन वॉश करता है। अगर आप ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 1 साल के 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ सेल्समैन बन जाओगे। नहीं बाकी से चले जाओ ना, कैरिस को ट्रेन करो, उनका काम यही है। उन्हें नहीं मरने के लिए जाना कहीं, उनको तैयार करना है। जैसे मुझे कोई बोल दे कि सर कितने स्टूडेंट 50 हैं, तैयार कर दो सबको, बम बना दो सबको, तो फिर क्या होगा फिर, तो फिर मैं आपको ट्रेन करूंगा, बेटा लाइफ का एक ही पर्पस है, इंशाल्लाह मकसद है हमारा, है ना, अल्लाह ने तुम्हें चुना है मकसद के लिए, तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब, ऐसा कुछ बोला जाएगा आपको ना। फिर बाद में जिहाद बताया जाएगा, जिहाद करते हैं, फिर बाद में कश्मीर भेज दिया जाएगा आपको। ऐसे समझो, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मुझे आपसे फीस तो बहुत कम मिलती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को देने को बहुत तैयार है, सर ये काम शुरू तो करो, देखो कितना कमाओगे, तो फिर आपको ट्रेन किया जाएगा ऐसे। तो ये आर्ट है मेरे अंदर कि मैं किसी स्टूडेंट का माइंड वॉश कर सकता हूँ। तो ये आर्ट क्या होता है, बस ये पूछ रहा हूँ। टैलेंट है ना, कैलिबर और स्किल। तो क्या ये स्किल किसी और में ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं, वही स्किल है बेटा। जो आर्ट सिर्फ आपके अंदर है वो गॉड गिफ्ट है। मैं बोलूँ बेटा ये तो मैं ही कर सकता हूँ अकेला, तो ये गॉड गिफ्ट है। अगर मैं सिखा भी सकता हूँ तो मैं कुछ कहता हूँ, जैसे साइकिलिंग आर्ट है, क्या तुम साइकिल चलाना सिखा सकते हो किसी को, तो वो आर्ट ट्रांसफर हो गया। ड्राइविंग आर्ट है, जैसे बंसर ड्राइविंग स्कूल, मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं क्या खोल सकता हूँ, ड्राइविंग स्कूल, मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूंगा। और ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, अकाउंटिंग स्कूल खोल रहा हूँ, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट मुझे आती है और मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो ये आर्ट डेवलप हो गया आपके अंदर। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अगर हम बोलेंगे डेबिट क्रेडिट की इक्वल है, अगर हम आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन सिखाएंगे, जर्नल सिखाएंगे, लेजर, जो भी चैप्टर सिखाऊंगा मैं आपको, वो सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में लगते हैं। ऐसा नहीं जर्नल इंडिया में लगे और अमेरिका में लगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। हाँ, कंट्री टू कंट्री थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, पर बेसिक अकाउंटिंग क्या है, सेम है। जो डेबिट का मीनिंग इंडिया में है वही हर कंट्री में है। इसलिए ग्रेविटेशन लॉ साइंस है, अगर वो अमेरिका में पढ़ाया जाता है तो इंडिया में पढ़ाया जाता है। अकाउंट्स भी सेम ही है, जैसे तुम अकाउंट्स पढ़ के जाओगे तो आपको अकाउंट सेम मिलेगी, तुम लॉ पढ़ के जाओगे तो लॉ सेम नहीं मिलेगा। लॉ इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया में रहना पड़ेगा आपको। अगर आपका कभी भी एम है कि मैंने फॉरेन कंट्री सेटल होने हैं, तो लॉ तो मत करना, क्योंकि लॉ इंडिया की इंडिया में चलेगी। डॉक्टर बन जाओ, हर जगह चलोगे, कहीं भी जाके इलाज कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल साइंस क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसे अकाउंटिंग साइंस भी क्या है, एक यूनिवर्सल है। और अकाउंट्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, रीजन होता है कि सर डेबिट क्यों करेंगे, मैं रीजन बताऊंगा आपको, और अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वो इफेक्ट हो गया, ऐसा करेंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं। अच्छा, आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलाज प्रिंसिपल्स को सिखाया जाता है। आज आप अकाउंटेंट नहीं हो, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है ट्यूशन पे, पर 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे अंदर अकाउंटिंग क्रिएट कर दूंगा, तुम्हें 1 साल में सिखा दूं, क्योंकि अकाउंट्स कोई एक दिन का काम नहीं है, यू हैव टू वेट, 2-3 महीने लग जाते हैं इसमें।
तो अकाउंट्स आपके अंदर ट्रांसफर की जाती है। तो आप अकाउंट, अब देखो मेरे स्टूडेंट आज टीचर बन गए हैं, सीए बन गए, एमबीए बन गए, मेरे से भी ऊपर चले गए, तो फिर इट मींस सिखाया और वो सीखते गए, फिर आगे बढ़ते गए। अगर ये सिखाई जा सकती चीज़ तो अकाउंट्स की टीचिंग होती है ना। मैं बोलता बेटा ये तो मेरा आर्ट है, बस मेरे को जाता है पूरे वर्ल्ड में, कोई और अकाउंट्स नहीं कर सकता, फिर वो सिर्फ मेरे को आता, वो गॉड गिफ्ट होता, वो मैजिक होता। कुछ लोग मैजिशियंस होते हैं, मैजिक होते हैं, उनके अंदर पावर्स होती हैं, वो एक होता है, वो सिखा नहीं सकता किसी को। जो सिखा सकते हो वो ट्रिक्स है। तो अगर आपके फादर मैजिशियन है वो आपको ही बना देंगे, ट्रिक्स सिखा देंगे, हाथ की सफाई तो है ना, इधर का इधर करने, किसी दिखता ही नहीं किसी को कब कर दिया, दैट्स गोल्ड। वो मैजिक भी आर्ट है एक, ठीक है, क्लियर है, साइंस भी और आर्ट भी है, जस्ट नॉलेज के लिए क्वेश्चंस। फिर ये चीज़ तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है, जिसे तुम जब पढ़ते हो तो किस फॉर्म में पढ़ते हो, अकाउंटिंग फॉर्म में। अकाउंटिंग उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, ये चीज़ यहाँ से पढ़ने वाली नहीं है, जब तुम इसको करोगे तो समझ आएगा। तो अकाउंटिंग क्या है वो तो हम समझ चुके, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब है। जबकि ये जो नॉलेज इसके अंदर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो कहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी में। जैसे मैं बोलता हूँ फिजिक्स या साइंस, कौन बड़ी चीज है, साइंस, फिजिक्स उसका एक पार्ट है। तो अच्छा फिजिक्स में जो लिखा है क्या वो साइंस नहीं है, वही तो साइंस है। तो मतलब साइंस को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स बनाई गई है, ऐसे ही अकाउंटेंसी को समझाने के लिए क्या बनाया गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट बन जाती है, तो बड़ी चीज क्या होगी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो भी हम सीखते हैं वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, अकाउंटेंसी में। तो यू कैन से अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, नॉलेज है, जब उस नॉलेज को अप्लाई करते हो आप तो क्या बन जाती है वो, अकाउंटिंग। जैसे एक सब्जेक्ट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि साइंस इज ए डिसिप्लिन, मैथ्स इज ए डिसिप्लिन, वो एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है। उस नॉलेज को जब हम लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, अकाउंटिंग। और आज का वो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसी डाटा को तब हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है। इट मींस हम अपने बिजनेस में डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन। ये तो बात हो रही 2 दिन से, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन, उसी को रिकॉर्ड किया, उसी का रिजल्ट निकाला, उसी को इंटरेस्टेड पार्टीज को दिया, उसी की फीचर देखी हमने, रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी। तो इट रेफर्स टू ओनली दोज इवेंट्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद द बिजनेस। पर जो डाटा है वो एक फैक्ट है, बस वो तो एक इंफॉर्मेशन है, बट वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कब होगी, जब वो बिजनेस से रिलेटेड है। इसे डाटा, डाटा है वो ये हो सकता है कि राम श्याम मेरे डेटर्स है, बट जब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे तो एज ए डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज जनरली डिसऑर्गेनाइज्ड, मिसक्लासिफाइड। मतलब ये ऐसे होता है जैसे आपके पास डाटा आ गया, बाद में उस डाटा का क्या करते हो आप, क्लासीफाई करते हो। जैसे 10th के स्टूडेंट का नाम अलग कर दिया, 11th का अलग कर दिया, ये क्या है, डाटा है। बाद में उसको क्या कहते हैं, क्लासीफाई। फिर आर्ट्स के स्टूडेंट लग जाते हैं, कॉमर्स के लग, स्कूल ये तो करते हैं। एडमिशन तो धड़ाधड़ हो रही है ना, कोई कॉमर्स में ले रहा है, कोई नॉन मेडिकल में, कोई मेडिकल में, अभी तो एडमिशन हो रही हैं। बाद में हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई। फिर कॉमर्स के सेक्शन बन जाएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, उसमें सिर्फ कॉमर्स के बच्चों का नाम होगा, मेडिकल में मेडिकल का नाम होगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, अरेंज्ड, तभी तो काम की है ना वो। अगर आप प्रिंसिपल को दोगे तो इंफॉर्मेशन दोगे, डाटा दोगे। अगर आप प्रिंसिपल को बोलोगे ये लो डाटा पकड़ो स्कूल का, ऐसे दे दोगे, ऐसे दोगे, तो वो तो डांटेगा, ये क्या लेके आए मेरे पास, इसको कन्वर्ट करके लाओ किसमें, वो ऐसे मूड मारेगा आपके, डाटा ले जाओ, ये तुम्हारा काम है, तुम अकाउंटेंट हो। बोलेगा भाई इसको सिस्टमेटिक लेके आ, मेरे को बस ऐसे देखना है, कॉमर्स में इतने बच्चे हैं, आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, मेडिकल में इतने बच्चे हैं, बस उनको तो ये देखना है प्रिंसिपल को। पर डाटा आपके सारा आएगा, मिक्स आएगा, क्योंकि आज 10 एडमिशन हुई हैं, 2 मेडिकल की, 2 उसकी, 2 उसकी, ऐसे हुई है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड, तभी तो उससे रिजल्ट्स निकलेंगे कुछ। ये रॉ फॉर्म है और ये फिनिश्ड फॉर्म है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली इतनी नहीं होती, वो मिक्स करके दिया हुआ है,
ठीक है ना। जैसे रेलवे स्टेशन है, वो मिक्स लगता है मुझे, और कोई कहीं जाना है कोई कहीं जाना है, इकट्ठे बैठे हुए हैं सब लोग। जब ट्रेन आती है तो पता चलता है कि दिल्ली किसको जाना था। तो जो दिल्ली की ट्रेन आती है दिल्ली वाले उठ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, बाकी मुंबई वाले वही बैठे हैं, कहते हमारी ट्रेन तो भी आई नहीं। ठीक है, पंजाब जाने वाले अलग बैठे हैं। तो मिक्स फॉर्म क्या है, वो डाटा है। पर दिल्ली की ट्रेन में एटलीस्ट वो लोग हैं जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, अंडरस्टूड हो गए वो, ये अंडरस्टूड नहीं होते। और इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन ले सकते हैं, डाटा से डिसीजन नहीं ले सकते। डाटा तो रॉ फॉर्म है, मिक्स है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। जैसे आपको डेट शीट मिलती है तो वो क्या मिलती है, क्लासिफाइड मिलती है, फिनिश मिलती है। जैसे +1 का, +2 का, 8 का, 9 का, चाहे आपको पूरा पेज आ जाता है, आता है ना पूरा पेज स्कूल की तरफ से PDF। आप किस क्लास में होते हो, आप सिर्फ उसी को देखते हो। अगर 10th स्कूल में हो, सॉरी 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास का वो देखते हो बस कि SST का एग्जाम कब है, साइंस का कब है। फिर कॉमर्स की भी बीच में थी, आपने कभी अकाउंट्स को देखा नहीं था, अब वो टाइम आ गया। अब आप साइंस को इग्नोर कर दोगे, SST इग्नोर कर दोगे, आप किसको पकड़ोगे अब, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज। डेट शीट अभी भी इकट्ठी आएगी आपको, पर क्लासिफाइड होके आएगी। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स बीच में होंगे लेकिन उनका डेट शीट उधर कॉलम अलग बना होगा, तो 5 पेपर्स होंगे उसके। तो डाटा तो मिक्स है, उसमें ढूंढना ही मुश्किल हो जाए कि मेरा एग्जाम कब है, वो क्लासिफाइड है। और अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट को कॉमर्स की दी है तो और ज़्यादा बेटर है। आपके पास 10th तक की आनी चाहिए नहीं मेरे हिसाब से, आपके पास किसकी है सर, 11th 12th कॉमर्स की, नो मेडिकल की क्या करने देखी आपने। तो इसलिए इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी अच्छी की जा सकती है, डाटा किस पे डिपेंड है, और इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, डाटा से। तो आपस में इंटरनेटेड भी है। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें डाटा को पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, क्लासिफाई। ठीक है, CID यही तो करती है, वो जो डाटा था पहले, फिर उसको अलग अलग करती है। कितने लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा, 10 लोग हैं जिस पे केस चल रहा है, फिर 10 लोगों में से देखती है कि जब मर्डर हुआ था इनमें से कौन से लोकेशन के पास थे। 4 लोग लोकेशन के पास थे, 4 में से 2 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो फिर कौन रह गए, 2, तो उनके पीछे लग जाते हैं। इन 2 में से किसी एक ने किया मर्डर, तो पूरे चंडीगढ़ में से 2 लोगों का डाटा, इंफॉर्मेशन सामने आ गई। डाटा तो सबका ही है, हम सब लोग इसमें शामिल हैं, पर इंक्वायरी किससे की जाएगी, उन 2 लोगों से। तो वो है इंफॉर्मेशन। क्लियर, ठीक है जी, चैप्टर ओवर हो गया। अब हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म्स। नए नोट्स मिलेंगे उसके लिए, या इन नोट्स में थी अकाउंटिंग टर्म्स भी है इसमें, नहीं ठीक है, वो नए नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास कैंसिल हो गई थी तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लिया हमने।